इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करेंगे तो उस चार्ज्ड पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन कैसा होगा, और उसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक सम्स हम लोग देखते हैं। तो आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से कर रहे हैं, जो पिछले क्लास में जितने भी कंसेप्ट हम लोगों ने सीखा था उसका एक बहुत ही कह सकते हो कि अच्छा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको दो प्लेट गिवन है और एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, और कह रहा है कि दोनों पर जैसे चार्ज होगा, और इन दोनों को आप कह सकते हो कि दोनों इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन सेट है, दोनों के वॉल्यूम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ई गिवन है, और ई आपका यूनिफॉर्म गिवन है। ये किस नेचर का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म है, ये गिवन है। नेक्स्ट इसके बाद ये बोला है कि इसका जो लेंथ ऑफ द प्लेट्स है वो कितना दिया हुआ, एल गिवन है, और इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन भी दे दिया है, देख सकते हो स्मॉल डी, और ठीक इस दोनों प्लेट के मिड पॉइंट से, मतलब कह सकते मिड पॉइंट से एक चार्ज्ड पार्टिकल प्लस क्यू को हम लोग क्या करें, वी नॉट वेलोसिटी से इस फील्ड में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और जैसे इसको वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये कंडीशन दिया है कि प्रोजेक्ट करने पर ये एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, और जस्ट यहां से बाहर निकलते समय करे कि ये तो बाहर निकलेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इस रीजन के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस रीजन के इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट, ये जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि वी नॉट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है, जिससे ये क्या हो कि जस्ट इसको टच करे और इसके फील्ड से बाहर निकल जाए, क्योंकि उससे ज्यादा अगर वेलोसिटी दोगे तो ये क्या होगा कि इस पॉइंट, मतलब कह सकते हो कि यहां से ऐसे भी बाहर निकल सकता था, लेकिन वो कंडीशन नहीं लेना है कि वो वेलोसिटी निकालना है, वो स्पीड निकालना है जिससे वो राइट एंड को टच करते हो जिस फील्ड से। यार मिनिमम नहीं भी यूज करो तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू लिख सकते हो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर लिखे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वी नॉट, मतलब कह रहे हैं कि वी नॉट के किस वैल्यू पर ये जस्ट राइट एंड को टच करेगा, और उस टच करेगा और जस्ट टच करेगा, जस्ट उससे टच करते हो इमर्ज इस फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वी नॉट का वैल्यू पूछा है, मिनिमम नहीं होगा, सॉरी वो गलती से उस क्वेश्चन में दिया गया होगा, लेकिन मिनिमम नहीं होना चाहिए, वो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब सोचो इस सम्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस सम्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग के दिमाग में आना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह के सम्स को डील करेंगे तो डील करने का तरीका क्या है कि सिंपली इसको क्या करेंगे कि ये 2D मोशन है, और 2D मोशन में कुछ भी पता करना होता है तो उसके लिए उसको हम लोग दो मोशन में डिवाइड करते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो सबसे पहले जहां पर पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं ना, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो इसको ओरिजिन लेते हुए, और यहां से कह सकते हो इसको ओरिजिन लेते हुए यहां पर ये वाई एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ये हम लोग का वाई एक्सिस है, और इस तरफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ये वाला जो एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, पहला काम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस मोशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक जो मोशन है, आप कुछ भी किसी के पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला एलोंग वाई एक्सिस ले लेते हैं, या एक्स या एलोंग एक्स एक्सिस भी लिख सकते हो। तो एक्स एक्सिस के एलोंग हम लोग मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। वी नॉट पूछा है तो वी नॉट के लिए इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन हम लोग को कहां से मिलेगा, तो दो एक्सिस का आएगा। तो पिछले क्लास में इस तरह के सिचुएशन को हम लोग डिस्कस किए थे, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर दो एक्सिस मिलेगा, कौन कौन सा, एक एक्स के लिए इक्वेशन आएगा, एक वाई के लिए इक्वेशन आएगा, और इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग रिलेट करेंगे कि वी नॉट कैसे निकल सकता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखोगे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि आप किस इंटरवल में एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखोगे, उस इंटरवल को आपको मेंशन करना जरूरी है। तो हम लोग इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, और इस पॉइंट को पी लेते हैं कि जस्ट यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम इस इंटरवल की बात करें तो ये इंटरवल लिख देते हैं O to P, क्योंकि ये इंटरवल जैसे ही आप लिखते हो तो आपके लिए समझना सोचना बहुत ही आसान हो जाता है, और आपके पास एक क्लियर इंडिकेशन है कि आपको जो भी काम करना है इसी इंटरवल में काम करना है। कौन से इंटरवल में भाई, OP इंटरवल में। अब देखो क्या करोगे, जैसे हम लोगों ने इंटरवल लिखा, अब उस इंटरवल में जो जो पैरामीटर पता होता है उस सारे पैरामीटर को लिख देते हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब ओनली दो पॉइंट पर फोकस करना है, एक तो इनिशियल और दूसरा फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल की बात करें तो इनिशियल कौन सा भाई, ओ है, तो ओ पर आप देखो क्या क्या पता है, एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वी नॉट है, कुछ सोचना ही नहीं भाई। नेक्स्ट एक्सेलरेशन कितना होगा,
आपको अच्छी तरह से पता है 0 होगा, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट यहां से यहां तक जब पहुंचा होगा P तक, अगर यहां से यहां तक पहुंचा होगा P तक, तो वो टोटल x के लॉन्ग कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो x के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट क्या करना है कि जिस इंटरवल की बात करो, जो फाइनल लोकेशन है वहां का कोऑर्डिनेट्स लिख देना। जब भी 2D मोशन होना है तो कोऑर्डिनेट्स का अगर यूज करोगे ना तो आपके लिए सोचना समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप करना क्या कि वहां कोऑर्डिनेट्स का यूज कर लेना। तो आप सोचो जिस समय P पर पहुंचा होगा, यहां का कोऑर्डिनेट तो 0 0 होगा, और P पर जब पहुंचा होगा तो वहां का कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहां से यहां तक पहुंचा होगा तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से यहां तक आने के लिए x कितना चला होगा, x मतलब l, क्योंकि जितना लेंथ ऑफ द प्लेट होगा मतलब जस्ट इस पॉइंट से बाहर निकल रहा है, तो एक्चुअली ये x के लॉन्ग कितना चला होगा, l चला होगा, और y के लॉन्ग कितना चला होगा। ठीक है, तो y के लॉन्ग कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, y के लॉन्ग भी इसका शिफ्टिंग हुआ होगा, इसको y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y हमको पता नहीं है लेकिन l पता है। जिस पॉइंट P पर वो पहुंचा होगा फाइनल पॉइंट पर, वहां का x कोऑर्डिनेट l पता है, लेकिन y नहीं पता है। y रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम देखेंगे कि अगर कुछ काम का होगा तो उसको यूज करेंगे, नहीं काम का होगा छोड़ देंगे। नेक्स्ट अब क्या करोगे, हमको पता चल गया कि x के लॉन्ग जो डिस्टेंस चलेगा कितना चलेगा भाई, l। ठीक है, अब देखो इन तीनों को लेकर इक्वेशन कौन सा लिखा जा सकता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां से क्या लिख सकते हो, s की जगह l, u कितना आ जाएगा v नॉट टाइम t, और एक्सेलरेशन 0 तो ये कितना हो गया 0, और यहां से आप t निकाल सकते हो, कितना आएगा भाई l बाई वी नॉट, टी निकल गया, एक इक्वेशन मिल गया। लेकिन इस इक्वेशन के साथ दिक्कत क्या है कि वी नॉट हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वी नॉट निकालने के लिए टी पता होना चाहिए, टी गिवन नहीं है, वो से पी तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये टी गिवन ही नहीं है। और जब टी गिवन नहीं है तब क्या करोगे, वी नॉट निकलेगा नहीं, क्योंकि आपको चाहिए वी नॉट, वी नॉट पता नहीं है। हम एज्यूम कर लिए कि उस पार्टिकल को वी नॉट से प्रोजेक्ट करें और वही वी नॉट पूछा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन से वी नॉट निकलने वाला नहीं है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इन दैट इंटरवल या ओवर दैट इंटरवल जितने पैरामीटर्स जितने भी इक्वेशन हम लिख पाए, वो मेरे लिए बहुत ही काम की चीज होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि और कोई इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान होगा, एक इक्वेशन और हम लोग के पास लिख सकते हैं, और वो है अलोंग वाई एक्सिस, किस इंटरवल में, ओपी इंटरवल में। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने इक्वेशन लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्या है कि अलोंग वाई एक्सिस एक इक्वेशन लिखा जा सकता है। पहले वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखना है, इंटरवल जरूर लिख देंगे ओपी इंटरवल में। अब चलो ये बताओ कि अगर हम ओपी इंटरवल की बात करें, ओ इनिशियल पी फाइनल, अब क्या करना है कि केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग सोचना है कि इनिशियल और फाइनल पर क्या क्या पैरामीटर पता है। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल पैरामीटर वाई के लॉन्ग यू वाई की बात करें तो भाई 0 गिवन है, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया। दैट मींस वाई कंपोनेंट ऑफ दिस पार्टिकल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल, तो डेफिनेटली इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस पार्टिकल पर वाई डायरेक्शन के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। और ये कितने अमाउंट का एक्सर्ट करेगा, तो आपको पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो Q इंटू ई, और फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास, ये एक्सेलरेशन निकल गया। अच्छा अब ये बताओ, यहां तक पहुंचने में हम लोग टाइम कितना माने थे, टी टाइम माने थे किस पार्टिकल, इसलिए तो टी यहां लिखे हैं, टोटल टाइम कितना ले रहा है टी, तो एक्सेलरेशन निकल गया। अच्छा ये बताओ कि वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पता है कि नहीं पता है, वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट पता है, पता है, मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ वाई लिट कर लो, लेकिन पता है आपको वाई पता है। सोच कर देखो, आपको ये गिवन है कि टोटल सेपरेशन डी है, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है, और कह रहे कि इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, d/2 है। इसका मतलब कि जब यहां से पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए, इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हुए जब यहां से यहां तक पहुंचेगा, जब यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा, तो y कोऑर्डिनेट d/2 आएगा भाई। तब तक y कितना चल चुका होगा, ये d/2 है, तो ये y कितना चल चुका है, d/2 चल चुका है। दैट मींस हम लोग y को क्या लिखेंगे, d/2, लेकिन ध्यान रखना कि ये प्लस d/2 होगा, और a लिख रहे थे, ये भी क्या होगा, प्लस a होगा, क्योंकि शिफ्टिंग ओरिजिन यहां ली हो, और ये प्लस y की तरफ गया है तो प्लस d/2, और x के लॉन्ग जो चला है प्लस x की तरफ चला है तो कितना आ गया, प्लस l। क्लियर। अब देखो,
अब y के लॉन्ग हमको पता है कि टोटल डिस्टेंस एलोंग y एक्सिस, ये तो x एक्सिस के लॉन्ग था, y एक्सिस के लॉन्ग कितना चल रहा है, d/2। क्लियर। अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी पता है, दैट मींस इसके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखो अगर हम क्या करें, और s की अगर हम बात करें, y के लॉन्ग d/2 है, इक्वल्स टू s की बात करें तो वहां पर s का वैल्यू कितना आएगा, d/2 आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है भाई, इनिशियल 0 है, ठीक है, 0 लिख सकते हैं, तो ये तो 0 प्लस ये बताओ हाफ एक्सेलरेशन उसका कितना आएगा, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो आप कहां से देख सकते हो, यहां से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा QE/m इंटू t²। क्लियर। अब देखो यहां से लिख सकते हैं, और d/2 इक्वल्स टू हाफ QE/m इंटू t²। ठीक है। आप देखो एक इक्वेशन हम लोग को यहां से मिल गया, दो इक्वेशन हम लोग के पास है, पहला इक्वेशन ये था और ये सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर। अब सोचो क्या करोगे, अब आपको चाहिए था क्या, v चाहिए था, और ध्यान से देखो दोनों इक्वेशन में अननोन क्या है भाई, दोनों इक्वेशन में अननोन की अगर हम लोग बात करें तो अननोन क्या है, t है। बाकी देखो इस इक्वेशन में Q, E, M, D सब कुछ पता है, सब कुछ गिवन है। इस इक्वेशन में L गिवन है और V0 चाहिए, लेकिन T तो अननोन है, V0 भले ही अननोन है, वो तो कैलकुलेट करना है, लेकिन T अननोन है। अगर T अननोन हो गया तो आप क्या करोगे, T को एलिमिनेट कर देते हैं, किसका यूज करके, 1 और 2 का, तो शायद वहां से V निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2 एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिख सकते हो, ये तो d/2 आएगा, 2 में 1 से t का वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 में 1 से t का वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आएगा, 1/2 QE/m, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, L²/V0²। क्लियर। और हमको क्या चाहिए था, V0 चाहिए था, तो V0 निकल जाएगा, एक एक्सप्रेशन मिल गया। देखो ये कैंसिल हो गया, और V0 को इधर लेके आ जाते हैं, V0², d को इधर लेके आ गए तो QE, और ये कितना आ जाएगा, L²/m इंटू डी, ये आ जाएगा अरेंज करने पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करोगे तो V0 इक्वल टू रूट QE/md, और ये कितना आ जाएगा, L आ जाएगा, तो ये क्या निकल गया, V0 निकल गया। यही पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ V0 द पार्टिकल जस्ट हिट द स्ट्राइक द राइट एंड ऑफ द स्प्लिट, हो गया कंप्लीट। तो बहुत आसान था। तो ये जो क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए हो तो एक बार फिर से जो इस पर कंसेप्ट मैंने बताया था उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, और तब इसको फिर से एक बार रिवीजन करना, तब देखना आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा, और किस तरह इस तरह के सिचुएशन को हम लोग डील करते हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर। लेकिन पता है इस सम्स को दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये जो दूसरा तरीका है मेरा खुद का अपना तरीका है जो आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसमें हम लोग इसी सम्स को बहुत ही आसान तरीके से जस्ट एक लाइन में बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, और इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल मोशन को भी रिकॉल करना होगा। और ये जो मेथड है ना, सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है। आप इस तरह के सिचुएशन में जब भी आप अगर कह सकते हो कि आपको प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट अगर यूज करते हो, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में प्रोजेक्टाइल को कह सकते हो कि इंटर रिलेट कर दोगे इस सिचुएशन के साथ, तो पता है इस सम्स को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, तो थोड़ा सा अगर प्रोजेक्टाइल का आइडिया आपके पास नहीं है, हो सकता है भूल गए हो सकता है मेरे यहाँ कुछ लोग नहीं पढ़े हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको रटना होगा। रट लेना इस तरह कि अगर मान लो कोई एक पार्टिकल है जिसको हम लोग V0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दें, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा, और ये जो पाथ फॉलो करता है इसको हम लोग कहते हैं पैराबोलिक पाथ। और इस पैराबोलिक पाथ पर अगर एक पॉइंट P सेलेक्ट करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x और y होगा आफ्टर टाइम t, और x और y को रिलेट करोगे तो एक इक्वेशन आता है, और ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx², V0² cos स्क्वायर थीटा। पहली नज़र में ये एक्सप्रेशन आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे इसको एक दो बार आप यूज करोगे ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश क्या करना कि इस इक्वेशन को रट लेने के लिए, क्योंकि रटने के लिए मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, तो आपको ये रटना होगा कि ये जो पाथ ही फॉलो कर रहा है ना, इस
पाथ का, ये कह सकते हो ये जो पाथ है, इस पाथ का ये क्या इक्वेशन है, मतलब इस पाथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली इस तरह, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करके क्या लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको हम लिख देते हैं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा प्लस हाफ, और g के साथ नेगेटिव साइन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी भी हम लोग प्रोजेक्टाइल में, ठीक है, केवल नेगेटिव साइन को हम g के साथ अप्लाई कर दिया, ठीक है। और नेगेटिव साइन g के साथ लेने का कारण क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर g का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है, इसीलिए एक छोटा सा आपको हिंट मैंने दे दिया, इसलिए नेगेटिव साइन हम लोग g के साथ ले रहे हैं, ठीक है। ये था प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल को इसके साथ रिलेट कर दें, प्रोजेक्टाइल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना कैसे रिलेट करेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सिचुएशन में अगर इस पार्टिकल के मोशन की अगर हम लोग बात करें तो इस पार्टिकल का मोशन ध्यान से देखो कैसा हो रहा है, एकदम ये भी जिस पाथ को फॉलो करता है, इस पाथ को हम पैराबोलिक कहते हैं, पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये पैराबोलिक है और ये भी पैराबोलिक है, और कह सकते ये 2D है, ये भी 2D है, और ये टोटल जो मोशन है अंडर द कांस्टेंट फोर्स हो रहा है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब अंडर द वेट ऑफ द बॉडी, और वेट जो होता है कांस्टेंट फोर्स होता है, तो कांस्टेंट फोर्स के अंडर में कोई भी अगर मोशन 2D होगा वो ऑलवेज पैराबोलिक in नेचर होता है। ये भी क्या है, आपका 2D मोशन है और अंडर द कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स क्या है, कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा है, Q इंटू ई, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल जो Q इंटू ई टर्म्स है वो ऑलवेज आपका कांस्टेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो पाथ होगा डेफिनेटली पैराबोलिक होगा। तो अगर हम कहें कि ये पैराबोला और ये भी पैराबोला है, तो इसका इक्वेशन अगर हम ये लिख सकते हैं तो सेम इक्वेशन को इसके लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना होगा, क्योंकि इन दोनों में एक चीज का अंतर है कि यहां पर अगर ध्यान से देखोगे, यहां पर इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और इसके एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और जी नीचे है, लेकिन इसके एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं QE/m, और ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। क्या डायरेक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन वहां जो काम जी कर रहा है इस मोशन में QE/m सेम काम कर रहा है। दैट मीन्स कह सकते हो कि अब हम रिलेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्टाइल को इसके साथ रिलेट करने के लिए कि जो प्रोजेक्टाइल का जी है इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय QE/m ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सेलरेशन है ये रिप्लेस करेगा इस इक्वेशन में किसको, जी को। क्लियर। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस हाफ, ठीक है। अब ये देखो QE/m लिख रहे हैं, QE/m, ठीक है, एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी सारा चीज सेम है, इसमें भी एक्स और वाई पॉइंट होगा, कोई ना कोई पी एक्स वाई पॉइंट होगा, तो जो उसमें एक्स होगा इसमें भी एक्स वाई का मतलब वही है। इसमें कह सकते हो कि वी नॉट इसमें होगा, तो इसमें पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, इसमें भी क्या होगा, कुछ वी नॉट होगा। अब ध्यान से देखो, लेकिन यहां मैंने बताया था कि हम माइनस जी ले रहे थे। क्यों माइनस जी ले रहे थे, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्टेड था, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस था। जी की बात करें तो किसके अलोंग है भाई, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस है। उसी तरह आपको जब यहां एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सेलरेशन अगर पुट करना हो तो इसके डायरेक्शन को चेक करना होगा। अगर नेगेटिव वाई के अलोंग होगा तो नेगेटिव लेना होगा, और पॉजिटिव वाई के अलोंग होगा तो पॉजिटिव लेना होगा। ये आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, क्योंकि सेम इक्वेशन को हम यहां भी यूज कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिए इनके सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेकिन कन्वर्ट करते समय जी को रिप्लेस करें QE/m से, लेकिन सेम इक्वेशन यूज करें, केवल रिप्लेस करें जी को QE/m से, लेकिन यहां पर प्लस और माइनस साइन का ध्यान रखना होगा कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये जो एक्सेलरेशन है प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये एक्सेलरेशन ध्यान से देखो, फोर्स QE/m डिवाइडेड बाय मास, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए यहां पर क्या दे देंगे, प्लस साइन दे देंगे। क्लियर।
अब देखो डायरेक्ट हम लोग ट्रांजिट करके कहां से, प्रोजेक्टाइल से इलेक्ट्रोस्टैट में। अब हम उसका यूज कर लिया। अब हम लोग बहुत सेल्फिश होते हैं, उसको भूल जाएंगे भाई। अब उससे हमको कोई मतलब नहीं है, प्रोजेक्टाइल से कोई मतलब ही नहीं है। हम उसके इक्वेशन को चुराए और चुरा कर, जैसे कोई चीज चोरी करके लाते हो, अब मान लो ऐसा काम तो करते नहीं होगे, लेकिन जो चोर होता है और किसी का मोबाइल चुराता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है, मतलब उसके कवर को चेंज कर देगा, लेकिन फोन तो किसी और का है। हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मूला किसी और का था, लेकिन हम लोगों ने उसको चुराया और उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। और अगर प्रोजेक्टाइल आके हम लोग से अगर पूछेगा भी कि ये मेरा इक्वेशन है, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तुम्हारा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारे में जी है, मेरे में क्यू बाई एम है, हो ही नहीं सकता, सेम हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा हम उसके कंसेप्ट को चुरा के इसमें लेकर आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग जितनी आसानी से सम्स को बना पाए। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप कह सकते हो कि इस पाथ का इक्वेशन होगा, क्योंकि ये जो पाथ हम लोग के पास है, इस पाथ का या इस कर्व का जो इक्वेशन होगा, इसके इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर? और जैसे इसके इक्वेशन को लिखते हैं ना, अब देखना है इस सम्स को जो हम इतने लंबे चौड़े मेथड से बनाए थे ना, कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग एनालिसिस करो, वाई एक्सिस के लॉन्ग एनालिसिस करो, ये सब कुछ भी नहीं करना होगा। बस आपको करना क्या है, कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट आ गया और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो कैसे। अब देखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस इक्वेशन को जब भी यूज करोगे ना, तो इसको यूज करने के लिए आपको उस कर्व पर, मतलब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस तो नेसेसरी है, क्योंकि इसमें वाई और एक्स का इन्वॉल्वमेंट है, दैट मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये मतलब ये एक्स और वाई का इन्वॉल्वमेंट है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ये हम लोग पहले ड्रॉ कर चुके हैं, हम लोग बहुत तेज है, हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। लेकिन अब देखो, अब क्या करना है कि इसको यूज करने के लिए इस कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व पर आपको जो भी कोऑर्डिनेट्स पता चल रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, उस कोऑर्डिनेट्स को प्रॉपर वे में लिखना होगा, प्लस माइनस के साथ। जैसे करने का मतलब क्या है, इस कर्व पर हमको दो लोकेशन का, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लोग को पता है। कौन कौन से लोकेशन का भाई, तो ओरिजिन का 0 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है भाई एल और d/2, लेकिन प्लस l/2 प्लस एल और प्लस d/2 है, ये तो पता नहीं। यहां से यहां पहुंचा होगा तो x के लॉन्ग l चला होगा, y के लॉन्ग d/2 चला होगा, तो इसको प्लस एल और प्लस d/2, क्योंकि ये लॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस d/2 है। क्लियर? तो ये कोऑर्डिनेट पता है। जैसे एक कोऑर्डिनेट आपको पता है, अब करना क्या पता है, उस कोऑर्डिनेट को, वो पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा। ये पॉइंट देखो, कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है, ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करेगा, दैट मींस ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट P होगा, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। दैट मींस कहने का मतलब क्या है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, ये हम लोग का मेथड 2 है, और ये उन्हीं के लिए है जिनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है और जो नीट और IIT में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है और इससे सम्स को बहुत आसानी से बना सकते हो। बोर्ड में ये कभी यूज मत करना, अब जब भी यूज करोगे, प्रीवियस जो डिस्कशन मैंने किया था एकदम उसी को यूज करोगे। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें हमको लिख सकते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है, L d/2 लाई ऑन द कर्व, ऑन कर्व 1, पहले कर्व पर लाई कर रहा है, देयरफॉर ये जो पॉइंट P होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हेंस P satisfied the equation, satisfies the equation 1, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे तो सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि इसका जो कोऑर्डिनेट है इसमें पुट कर देंगे, तो इसको पुट कर देते हैं। तो देखो y की जगह क्या पुट करोगे, d/2, देयरफॉर हम लोग का जो एक्सप्रेशन है इस तरह कुछ आएगा, y की जगह हम लोग d/2 पुट कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद x की जगह क्या पुट करोगे, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट इसको पुट करो, तो y की जगह प्लस d/2 और x की जगह प्लस l, ध्यान रखना प्लस l प्लस d/2। कोऑर्डिनेट अगर माइनस l माइनस d/2 होता है तो यहाँ माइनस d/2 लिखना होता है और यहाँ माइनस l लिखना होता है, तो ये हम हमेशा आप लोग केयरफुल रहना। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या है, तो थीटा आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। जिस ये जो वेलोसिटी वेक्टर है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, इस थीटा को ही क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे
थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जो उस पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा इनिशियली जब बनाएगा, मतलब एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वही थीटा होगा। तो देखो ये जो पार्टिकल इनिशियली, अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो ये इनिशियली कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल को वेलोसिटी सीधे दे रहे हैं और तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग है। दैट मींस इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ टोटल एंगल कितना फॉर्म करेगा, 0 एंगल फॉर्म करेगा। दैट मींस इसको लिख सकते हैं tan 0 प्लस, अब क्या लिखोगे, हाफ QE बाई एम, ये सारा टर्म गिवन है QE बाई एम। नेक्स्ट क्या करोगे, x का मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, l, तो l स्क्वायर डिवाइडेड बाई v नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर, थीटा पता है 0, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखो ध्यान से, यहां से लिख सकते हैं d/2 इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, tan 0 0 होता है तो ये टोटल टर्म कितना हो गया 0, ये वाला टोटल टर्म कितना हो जाएगा 0, tan 0 0 और l को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो बचेगा क्या, हाफ, ये क्या बचेगा QE l स्क्वायर ऊपर डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचेगा v नॉट स्क्वायर। अच्छा ये बताओ cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो ये मिलेगा और यहां से देखो 2 कैंसिल, तो v नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा QE बाई, ये कितना आ जाएगा, अच्छा m भी तो था, m यहाँ मिस हो गया था, QE बाई m d l स्क्वायर, और v नॉट जब निकालोगे तो इसका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो देखो ये जो एक्सप्रेशन v नॉट का आया और एक्सप्रेशन जो आया था दोनों सेम आगे हो गया, ठीक है। इस l स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट, और इसको अरेंज करके लिखते तो कितना आता है, रूट QE बाई एम डी और इंटू कितना हो गया, l हो गया, बहुत सिंपल है। तो ये जो कंसेप्ट था ना, ये सेकेंड मेथड है इसी सम्स को बनाने का। तो हमेशा कोशिश क्या करना है ना, कि अगर 2D मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में दिख गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी सवाल हो, अगर 2D मोशन दिख गया तो ऑलवेज जो प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है उसको यूज करने की कोशिश करना। उससे आपको सम्स बनाने में बहुत कर सकते हो कि बहुत सिंपल वे में बना सकते हो, बहुत जल्दी बना सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्पीड चेक करता है, ये नहीं जानता कि आप कितना जानते हो, जानने के साथ साथ आपको स्पीड भी चेक करना। इसलिए मैंने पहला मेथड भी बताया और ये दूसरा मेथड भी बताया कि आपके लिए दोनों प्लस पॉइंट रहे, ठीक है। अच्छा एक काम और कर सकते थे, देखो अगर हम इसी सम्स को अगर तीसरे मेथड से बनाते, कहोगे सर तीसरा मेथड क्या है, तो कुछ अलग नहीं है, इसी जैसा है, कुछ अलग नहीं है, सेम कंसेप्ट पर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर हम क्या करते, थर्ड मेथड देखो, इसको थर्ड मेथड से बना रहे हैं, तीसरे मेथड से, मेथड 3, ठीक है। अगर हम प्रोजेक्टाइल का यूज नहीं करते तो हमको ये तो पता है कि अगर प्रोजेक्टाइल का यूज करने के लिए हम इस इक्वेशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वाला इक्वेशन सबको याद रहता है, तो एक ही इक्वेशन से हम वहां भी काम चला लेंगे और यहां भी काम चला लेंगे। लेकिन ये अगर थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते थे कि अगर मान लो इसका एक पॉइंट पी ले लेते एक्स वाई में अगर रिलेशन आप प्रोजेक्टाइल का यूज करके लाए थे, लेकिन हम अगर प्रोजेक्टाइल का यूज नहीं करें, प्रोजेक्टाइल का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि एक्स वाई में रिलेशन इसको यूज करके लाएंगे। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल का मतलब ये जो पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन हम डायरेक्ट इसी सिचुएशन को देखकर लाएंगे तो कैसे ला सकते हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कैसे ला सकते हैं। सिंपल क्या करोगे भाई, किसी टाइम t पर x का वैल्यू निकालो, तो x का वैल्यू आपको पता निकल जाएगा, x इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन लेंगे तो वी नॉट एक्सेलरेशन 0, तो वी नॉट इंटू टी टाइम ले लेते हैं, और y कितना आएगा, भाई, तो y यहां से यहां तक ये वाला y, तो y एक्सिस का यूज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितना, y के अलॉन्ग 0 प्लस कितना आ जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, QE बाई एम इंटू कितना हो गया टी स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, पहला इक्वेशन x का, दूसरा इक्वेशन y का। अब x और y में रिलेशन हमको चाहिए था, हमको इक्वेशन ही ना चाहिए भाई, अगर इक्वेशन अगर पता चल जाए तो सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि ये p पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन पर लाई कर रहा है। अगर सच बता रहे कोई मेहनत करने वाला बंदा होगा ना, वो बहुत कुछ सीख सकता है, केवल यहां नहीं, आप इस कंसेप्ट को कहीं भी यूज कर सकते हो जहां 2D मोशन आपको दिख गया। अब देखो हम लोग इक्वेशन लाते हैं, तो y में इस t का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो हाफ QE बाई एम, t का वैल्यू x बाई वी नॉट का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। t का वैल्यू पहले से निकाले और सेकंड में पुट कर दिए,
सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो ये y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम, ये कितना हो जाएगा x, x का मतलब क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, और ये वी नॉट स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया, ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन हम लोग के पास है, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है भाई, ये इसी इक्वेशन को बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पता नहीं यार, समझ में आ रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको पता नहीं आप क्या क्या चीज सीख रहे हो, बहुत जबरदस्त चीज सीख रहे हो। तो यहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कितना आ गया, y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे ना, एकदम सेम वही एक्सप्रेशन यहां मिला था, यहां ये तो जीरो हो जाता और एक्स स्क्वायर रहता, क्यू ई बाई एम रहता, और कॉस ये भी जीरो हो जाता। तो जो एक्सप्रेशन यहां से हमको प्रोजेक्टाइल का यूज करके लाए थे ये इस इक्वेशन को, लेकिन हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट, अगर हम, मेरे पास कंसेप्ट अच्छा है तो हम डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो इक्वेशन, लेकिन ये देखो, ये फिर यहां मेहनत करना होगा इस इक्वेशन को निकालने के लिए। लेकिन अगर हम प्रोजेक्टाइल का यूज किए, सही से लिंक समझो, जो एक एक चीज सीखते हो ना उसको डॉट कहते हैं। डॉट मतलब एक पॉइंट की तरह मानो। तो जो जितने भी नॉलेज आप सीखते हो सीखते जाओ, और जब बहुत सारे डॉट्स आपके पास हो जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते हैं, तो तब आप उन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कनेक्ट कर पाओगे। इसलिए अभी का जो पीरियड है आपका सीखने का है। तो ये सब जितना छोटा छोटा कंसेप्ट सीख रहे हो ना, आप सोचो कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डॉट क्रिएट कर रहे हो, और ये सारे डॉट का कलेक्शन अगर आपके माइंड में होगा ना, तो जब आप कोई बहुत अच्छा सम्स करोगे ना, तुरंत वो डॉट अपने आप कनेक्ट होकर आपके सम्स का आंसर दे देगा। ये साइकोलॉजी है, ये ध्यान रखना। हम लोग के पास भी कुछ भी सम्स आता है ना, तो पता नहीं कैसे बन जाता है, ये दिमाग अपने आप काम करता है। यहाँ पर ये अप्लाई करना है, यहाँ पर ये अप्लाई करना है, यहाँ पर ये अप्लाई करना है। अब देखो, ये मेथड ना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो मेथड है, मेरे पास जो अपना प्रीवियस नॉलेज है, उस नॉलेज एक डॉट की तरह मेरे माइंड में स्टोर होकर रखा है, और उन सारे डॉट को कनेक्ट करके कुछ नया चीज़ वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, कर पाते हैं। लेकिन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उस तरह का नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आप नॉलेज जितना बिल्डअप करोगे, आपके लिए वो सब्जेक्ट उतना ही आसान होते जाता है, तब आप उन सारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हो। इस साइकोलॉजी को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, तो इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब सोचो, ये इक्वेशन किसका है, देखो एकदम सेम इक्वेशन यहाँ भी आएगा। ये y, इसको तो ये तो जीरो हो गया, तो ये हाफ बचेगा क्यू ई बाई एम, क्योंकि थीटा जीरो होगा इस प्रोजेक्शन के लिए, और ये वी नॉट स्क्वायर होगा, और ये एक्स स्क्वायर। एकदम सेम एक्सप्रेशन मिल रहा है, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, अब क्या करोगे, सेम कंसेप्ट, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब क्या करोगे, जो पी पॉइंट है, पी मतलब एल बाई डी लाई ऑन 3, अगर 3 अप्लाई करेगा तो इस कोऑर्डिनेट को हम पुट कर देते हैं y की जगह। अच्छा, y की जगह d/2 पुट कर सकते हो, ठीक है। हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर, अच्छा x की जगह एल स्क्वायर, और कितना आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर। देखो सम आ गया, वहाँ से वी नॉट निकल जाएगा। अच्छा, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना। क्यों याद रखोगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इस एक्सप्रेशन का यूज हम लोग अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें होने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि d/2 नहीं दिया रहेगा, तो अगर कोऑर्डिनेट एल वाई होगा तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि एक पी पॉइंट ऐसा होता है जिसका कोऑर्डिनेट एल वाई होता है, मतलब यहाँ का मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ लेते हैं पी डैश, यहाँ कोऑर्डिनेट एल और कुछ भी हो सकता है, मान लो यहाँ का d/2 अगर ये नहीं होता, कुछ y होता, तो क्या लिखते हैं, y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर, और इसको एल स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है, अगर हम d/2 की जगह y ले लें, क्या ले लें, y, तो ये जो y होता है ना, इस y को हम लोग कहते हैं साइड वाइज डिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्लेक्ट मतलब इनिशियली जा रहा था ऐसे, लेकिन एक चीज चला गया ऐसे, तो जो इनिशियल पाथ से जितने एंगल से डिविएट होता है, ये ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल डेल होता है, डेल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, तो डेल बताता है कितने एंगल से डिविएट हुआ। लेकिन यहां पर ये जो y है, y बताता है, क्योंकि जरूर ये तो इस पर्टिकुलर केस में d/2 से निकल रहा था, लेकिन मान लो कि अगर उसके पहले ही यहां से निकलता तो वो कितना होता, y होता, लेकिन x चलता है l, तो एल वाई कोऑर्डिनेट होता, तो उस पॉइंट के लिए एल वाई ले लेते, तो वहां y इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर और एल स्क्वायर। इस y को हम लोग बोलते हैं साइड वाइज डिफ्लेक्शन।
तो ये जो साइड वाइज डिफ्लेक्शन है वाई, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और सेम कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो हम लोग का इससे रिलेटेड एक लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और उसका यूज करके हम लोग इस सम्स को बनाते हैं। लेकिन एक मिनट, एक रुक जाओ। अगर मान लो अगर इसी सम्स में अगर इस प्लस की जगह निगेटिव चार्ज होता, प्लस की जगह एक निगेटिव चार्ज होता है और एकदम सेम वही क्वेश्चन होता, सेम वही क्वेश्चन होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है और दिया होता कि ये ऐसे जाता है, जस्ट लेफ्ट एंड को टच करता है, मतलब जो लोअर प्लेट के राइट एंड को टच करता है, करते हुए निकल जाता है, तो आपसे पूछता है कि इसका वी नॉट कितना होगा। सेम वही सवाल होता है, केवल प्लस की जगह माइनस ले लिए और इस प्लेट के राइट एंड की जगह नीचे वाले प्लेट के राइट एंड को टच करता है, तब आप इस इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं। तो ध्यान देना कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तब भी आप इस इक्वेशन, क्योंकि थोड़ा सा प्लस माइनस को लेकर ना बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां लो, एक्स और वाई एक्सिस, वाई इधर एक्स इधर। नेक्स्ट ये इस पॉइंट तक इंटरवल ले लो, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड करो, दो इक्वेशन आएगा, वहां से वी नॉट निकल जाएगा। लेकिन सेकेंड ऑप्शन मैंने क्या बताया था, आप प्रोजेक्टाइल का यूज कर सकते हो, और प्रोजेक्टाइल वाला कर सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोजेक्टाइल में तो उसको यूज इक्वेशन को यूज करते ही थे, यहां भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्टाइल से अगर इस सम्स को बनाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। वाई किस इक्वेशन को फॉलो करेगा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस, यहां ब्रैकेट खाली छोड़ देना हमेशा, और जी की जगह ये इक्वेशन तो सबको याद होगा, हाफ जी एक्स स्क्वायर, तो हाफ या हाफ लिख देंगे जी एक्स स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो लिख ही सकते हो। अब रहा दिक्कत कि इस केस में, ठीक है, इस इक्वेशन में अब यहां पर एक्सेलरेशन क्यू, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, इस पार्टिकल पर फोर्स नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहां जी की जगह क्यू ई बाई एम पुट करेंगे, लेकिन जब क्यू ई बाई एम पुट करोगे तो ये सोच के बताओ कि प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ये डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने कैसे लिया, वाई इधर एक्स इधर लिया है। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको क्यू ई बाई एम का साइन पुट करना है। तो यहां क्या पुट करोगे, अगर मान लो कि वाई इधर ले लेते, एक्स इधर ले लेते, तो यहाँ क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन तो होता है, लेकिन इसके आगे साइन लेना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही रिप्लेस करोगे जी को, तो ये प्लस माइनस के साथ, मतलब माइनस जी इज रिप्लेस्ड बाई प्लस माइनस क्यू ई बाई एम। क्लियर, तो आप देखो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये समझ में आ रहा है कि इस माइनस जी को रिप्लेस करेंगे किससे, प्लस माइनस क्यू। अब आपको सिलेक्ट करना है कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, और ये सिलेक्ट करने का तरीका क्या है कि प्लस कब लेंगे, प्लस कब लेंगे जब वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और निगेटिव कब लेंगे जब माइनस वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला एक्सेलरेशन किधर है, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए माइनस। क्लियर, और फिर क्या करोगे, यहां पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन मिल गया, और ये पॉइंट यहां लाई करा पी एल, ये यहां से जब पहुंचेगा एक्स के अलोंग कितना चलाए, वाई के अलोंग कितना चलेगा, माइनस डी बाई टू, क्योंकि इसको आप एक्स एक्सिस लिए हो, इधर वाई एक्सिस लिए हो, तो जब यहां से यहां पहुंचेगा तो वाई के अलोंग इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ओरिजिन के नीचे लाई कर रहा है, तो ये माइनस डी बाई टू। पता है ये मेरा खुद का अपना कंसेप्ट है यार, बहुत मेहनत से एक एक कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा मेहनत करो, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो यहां से यहां तक इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एल माइनस डी बाई टू। अब सोचो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, इस इक्वेशन पर, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, पुट करके देखो कितना आ जाएगा, वाई, वाई की जगह क्या पुट करोगे, माइनस डी बाई टू, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इस एक इक्वेशन को यूज करने के लिए आपको एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना जरूरी है। तो एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, अकॉर्डिंग टू दिस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एल और माइनस डी बाई टू है, तो ये वाई की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस डी बाई टू इक्वल्स टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एल। अच्छा सॉरी, ये तो टोटल टर्म जीरो आ जाएगा, क्योंकि थीटा जीरो होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए थीटा ऑलवेज कितना होता है, जीरो। फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन थीटा कितना आएगा, जीरो आएगा, जीरो प्लस हाफ। अच्छा ये बताओ, ये निगेटिव साइन बाहर आ गया, क्यू ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर, और कॉस कितना हो जाएगा, जीरो। अब सोचो ये कैंसिल, और वी नॉट भी लगभग यहाँ भी वही आएगा, रूट क्यू ई बाई एम टी इंटू एल, निकल गया आंसर। ठीक है, तो सम्स कैसा भी हो, ये थोड़ा सा कन्वेंशन याद रखोगे ना कि यहां पर प्रोजेक्टाइल का जैसे फॉर्मूला चुराएंगे तो वहां माइनस सी को रिप्लेस किया जाएगा प्लस माइनस क्यू ई बाई एम से।
किससे रिप्लेस करेंगे? प्लस क्यू ई बाई एम से। अब प्लस लेना है माइनस लेना है, ये डिसाइड करोगे एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को देखकर। प्लस कब लेंगे? जब ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ होगा। माइनस कब लेंगे? जब ये नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला वहां यूज करते हैं यहां भी करोगे, ठीक है? क्लियर? अब हम लोग इसी से रिलेटेड और एक अच्छे समझ पर आते हैं, ठीक है? और एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखना जो भी क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकदम इस इक्वेशन पर डिपेंड कर रहा है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर ही डिपेंड कर रहा है, और इस y को क्या बोलते हैं? साइड वाइज डिफ्लेक्शन। तो साइड वाइज डिफ्लेक्शन से रिलेटेड समझे, चलो देखते हैं। तो अब मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। तो इसमें देखो दिया क्या है, गिवन क्या है, कि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें गिवन ये है कि एक हम लोग करते क्या है कि दो प्लेट कंसिडर करें, इस प्लेट को प्लस ले रहे हैं, इस प्लेट को माइनस ले रहे हैं, ठीक है? और ये दोनों इन्फिनिटली लार्ज प्लेट सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है? ये क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसमें गिवन होगा। यहाँ मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा, इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन सीट ऑफ चार्ज है, ठीक है? इन दोनों प्लेट के बीच में जब चार्ज इन दोनों पर होगा तो इन दोनों के रीजन में, मतलब इस प्लेट के जो दोनों प्लेट अगर हम कंसिडर करें तो उन दोनों के वॉल्यूम में, मतलब इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द बोथ द प्लेट्स, उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ये गिवन है। और हम लोग इस पॉइंट पर, मतलब जस्ट आउटसाइड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, और कह सकते हो जस्ट आउटसाइड फ्रॉम द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग करते क्या है कि तीन पार्टिकल्स को, मतलब तीन पार्टिकल्स के नेचर के बारे में कुछ भी नहीं किया मैंने, कि तीनों पार्टिकल्स किस नेचर के हैं, उन पर चार्ज है या नहीं है, ये कुछ भी गिवन नहीं है। बस आपको क्या दिया है कि उस कह सकते हो कि उस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके जस्ट बाहर से तीन चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग वेलोसिटी वेक्टर दे रहे हैं, और ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ऐसे हम लोग दे रहे हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। और कंडीशन क्या है कि तीनों का वेलोसिटी वेक्टर सेम है, मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो वेलोसिटी वेक्टर का आएगा तीनों पार्टिकल्स का सेम है। और आपको वहां पर इस रीजन के अंदर वो तीनों पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है तो कुछ पाथ फॉलो कर रहा होगा, उस पाथ को आपको एग्जामिनर ने प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों पार्टिकल के पाथ को शो किया गया है कि फर्स्ट पार्टिकल ऐसे सीधे चला गया, सेकेंड पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, और थर्ड पार्टिकल इस ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके ऐसे बाहर निकल जा रहा है। ये यहां से बाहर निकल रहा है, ये यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है? तो ये तीनों पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी, मतलब तीनों पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करके जा रहे हैं, ये तीनों पार्टिकल के बारे में गिवन है। और आपसे पूछा यह है कि आपको इस पाथ को या इस कह सकते हो ट्रेजेक्टरी को देखकर यह बताना है कि किस पार्टिकल का चार्ज और मास का जो रेशियो आएगा वो सबसे अधिक होगा। तो जो Q बाई एम रेशियो पूछा, सिंपल सा क्या पूछा है, Q बाई एम रेशियो पूछा, और Q बाई एम रेशियो को हम लोग बहुत बार स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं। Q बाई एम रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, और बहुत बार आपको इस तरह का टर्म देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अब देखो, अब इसमें अब हम लोग को करना क्या है कि ये डिसाइड करना है कि किसका Q बाई एम रेशियो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये सिचुएशन अगर देखोगे तो Q बाई एम रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये सिंपल सा है कि यहाँ जो आपको पाथ शो किया गया, ये पाथ शो करने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर एक्चुअली इनडायरेक्टली ये गिवन है कि तीनों पार्टिकल को जब फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो तीनों पार्टिकल कुछ अमाउंट से उस फील्ड से डेविएट होता है, और ये डेविएशन जो होता है उसको हम लोगों ने पिछले एक लेक्चर में कैलकुलेट किया था। जैसे पिछले लेक्चर में आपको ध्यान में होगा कि ये दो प्लेट ले लिए, ये निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था कि जैसे इस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो ड्यू टू कह सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर ये सीधे चला जाना चाह रहा था, लेकिन कह सकते हो कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट ना जाकर, वो कुछ इस तरह के पाथ को ऐसे ना जाकर वो सीधे ऐसे कुछ डेविएट कर गया। तो ये जो डेविएशन आया ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है? तो इस डेविएशन को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, और जो डेविएशन था उस डेविएशन का नाम हम लोगों ने दिया था एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे इस रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला पार्टिकल, अगर डेविएशन की हम लोग बात करें तो वो पार्टिकल जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकला तो कह सकते हो कि उसका फाइनल जो, या सिंपल देखो ये इनिशियल इसका पाथ था, मतलब एक्चुअली ये पार्टिकल ऐसे जाना चाह रहा था लेकिन फाइनली ऐसे चला गया,
तो ये जो पाथ होगा इस पाथ को हम बोलेंगे फाइनल पाथ, और ये वाला जो पाथ है इनिशियल पाथ है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल आता था इसको हम लोग डेल कहते थे, एंड दिस डेल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, और इस डेल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था? यहां ज्योमेट्रिक से नहीं निकला था, लेकिन हम फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के हेल्प के थ्रू इस डेल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जब यहां ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल डेल होता है, और ये वाला कह सकते हैं कि एक कंपोनेंट वेलोसिटी का vx होता है यहां से यहां तक, और ये कंपोनेंट जो होता है इस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? vy कहते हैं। और यहां से हम लोगों ने tan डेल कैलकुलेट किया था, तो tan डेल कितना आएगा बता सकते हो? tan डेल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था vy बाई vx। ठीक है, और शायद आपको ध्यान में होगा कि vx की बात करें ये v0 होता था जितना वेलोसिटी देते थे, और vy की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? qe बाई एम इंटू एल बाई v0, और ये टोटल आ जाएगा QEL बाई एम v0 स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, क्यों आया, आप पिछले लेक्चर को फिर से रिवाइज करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये इतना एंगल ऑफ डेविएशन आया था। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो डेविएशन था, मतलब इस पार्टिकल का जो एक्चुअली अपने इनिशियल पाथ से जितने एंगल से डेविएट कर रहा है, ये डेविएशन हम लोग इन टर्म्स ऑफ एंगल बता रहे थे, और ये कैसे कैलकुलेट किए थे ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। बस इसका वैल्यू एग्जैक्टली इतना होता है वो मैंने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इस पार्टिकल में डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पार्टिकल में एक साइडवेज डिफ्लेक्शन भी मिल रहा है। साइडवेज डिफ्लेक्शन इन द सेंस करने का मतलब क्या है कि अगर आप ध्यान से देखोगे जैसे उस पॉइंट से क्रॉस कर रहा होगा तो इस पार्टिकल तब तक कुछ वाई ट्रेवल किया होगा, ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसमें कुछ हुआ होगा, और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम लोग क्या करें? वाई, और इसी को साइडवेज डिफ्लेक्शन कर सकते हो। ठीक है, मतलब एक्चुअली एंगुलर डिफ्लेक्शन भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप कह सकते हो इसके पास साइडवाइज डिफ्लेक्शन भी है। तो जो साइडवाइज डिफ्लेक्शन ले रहे हैं उसका नाम क्या दे दिया? वाई। वाई इन द सेंस कहने का मतलब क्या है कि जैसे वहां से इनिशियल यहां से स्टार्ट किया और फाइनल वहां तक जाने तक जो उसमें नेट डिफ्लेक्शन आ रहा, उस नेट डिफ्लेक्शन को हम एंगल से भी दिखा सकते हैं, और आप उसको y से, मतलब जो वर्टिकली शिफ्टिंग उसका हुआ, मतलब वर्टिकल शिफ्टिंग जो आया उसको y से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शायद आपने कैलकुलेट किया था कि y का वैल्यू कितना आएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि y इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट किए थे QE बाई QEL स्क्वायर 2m v0 स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे आता है, क्यों आता है, ये आपको अच्छी तरह से पता था कि ये जो डिफ्लेक्शन y है ये हम लोग को पता है कि डिफ्लेक्शन y कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोग क्या करेंगे, तो एक्चुअली करना क्या है, यहाँ ध्यान से देखो हम लोग के पास डेविएशन का कि वो कितने इनिशियल पाथ से कितने एंगल से डेविएट कर रहा है या कितने अमाउंट से डेविएट कर रहा है, इसको लीनियर फॉर्म, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर फॉर्म ऑफ डेविएशन, और इसको कहेंगे एंगुलर फॉर्म ऑफ डेविएशन। तो कहने का मतलब क्या है, ये दो एक्सप्रेशन मैंने आपको बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों एक्सप्रेशन से हम लोग कर क्या सकते हैं कि यहाँ पर डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाई भी हम लोग शायद कैलकुलेट किए थे कि जब यहाँ से आप पहुंचेगा तो ये वाई कितना होगा। और आपको पता है कि एल का मतलब क्या होता है, ये लेंथ ऑफ दिस प्लेट। इसके बाद कह सकते हो कि इसका मास कितना होगा, चार्ज का, चार्ज क्यू, मास कितना है m। ठीक है, तो ये जो साइडवाइज डिफ्लेक्शन होगा, एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को देख लेना, y इक्वल टू QEL स्क्वायर बाई कितना हो गया 2m v0 स्क्वायर। इस इक्वेशन को लिखने के पीछे ये रीजन था कि ये थोड़ा सा हम लोगों ने रिकॉल किया कि जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब ध्यान से देखो कि जैसे y के बारे में पता चल गया तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। और कैसे आसानी से बनाओगे, तो इसको बनाने का तरीका क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक्चुअली आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपसे जो कुछ भी पूछा है दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू साइड वेज डिफ्लेक्शन। जो साइडवेज डिफ्लेक्शन है उससे रिलेटेड है, क्योंकि तीनों पार्टिकल को अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट पार्टिकल में भी कुछ डिफ्लेक्शन होगा, सेकेंड में भी कुछ डिफ्लेक्शन है, थर्ड में भी डिफ्लेक्शन है, और इन तीनों के डिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू QEL स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2m v0 स्क्वायर। ठीक है, हम एंगुलर डेविएशन से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, लेकिन हम लोग के लिए सबसे सिंपल क्या, लीनियर इक्वेशन से ही है, हम तो लीनियर इक्वेशन की बात करें। ठीक है, तो देखो अब हम करते क्या है कि इस एक्सप्रेशन से हम लोग ये कंपेयर करते हैं
कि तीनों का साइडवेज डिफ्लेक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखो फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो फर्स्ट पार्टिकल की अगर बात करोगे तो क्या फर्स्ट पार्टिकल के लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो डेफिनेटली लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ये जो फर्स्ट पार्टिकल के लिए ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है? इसका साइडवेज डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर फर्स्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट पार्टिकल में जो साइडवेज डिफ्लेक्शन है दैट मीन्स उसका डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ y कितना आएगा बता सकते हो? तो इन टर्म्स ऑफ y अगर ध्यान से देखोगे, ये अगर हम ओरिजिन लेते हैं, क्योंकि अगर y की बात करेंगे तो डेफिनेटली यहां पर एक ओरिजिन कंसिडर करना होगा और y एक्सिस और x एक्सिस इसको ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इस फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, जिस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा, तो बाहर निकलते समय इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कुछ होगा। मान लो लेंथ ऑफ दिस प्लेट l है, तो इसका x कोऑर्डिनेट l होगा और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग x एक्सिस से ट्रेवल कर रहा है। तो जब भी हम इन टर्म्स ऑफ y हम लोग किसी चीज को एक्सप्रेस करेंगे दैट मीन्स वहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस का नीड होगा, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस आप बता ही नहीं सकते कि y क्या है। ठीक है, तो हम लोग y की अगर बात करें, फर्स्ट पार्टिकल की बात करें तो ये सीधे ऐसे गया होगा और बाहर निकल गया। ये गिवन है, ये हम लोग को सोचना नहीं है, ये गिवन है कि पार्टिकल वहां से चला और सीधे निकल गया। तो जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा होगा देन द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पार्टिकल कितना आएगा भाई? l और 0 आएगा। अब सोचो इसका y का वैल्यू पता चल गया 0। दैट मीन्स फॉर फर्स्ट पार्टिकल हम लोग लिख सकते हैं कि y मस्ट बी इक्वल टू 0। ये तो डेफिनेटली 0, इसमें कोई साइडवाइज डिफ्लेक्शन है ही नहीं है, तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्यू ई एल स्क्वायर। y का वैल्यू हमको पता है कि फॉर एनी पार्टिकल विच इज प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद सम वेलोसिटी वेक्टर देन द वैल्यू ऑफ y और साइडवाइज डिफ्लेक्शन जो उसका होगा इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा? क्यू ई एल स्क्वायर बाई 2m वी नॉट स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं दैट मस्ट इक्वल टू 0। अब सोच के देखो, अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इस एक्सप्रेशन में ये टोटल एक्सप्रेशन 0 कब होगा? अगर एटलीस्ट एक टर्म 0 चाहे दो टर्म 0, ठीक है, लेकिन न्यूमरेटर की बात करें, डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और है भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये टोटल एक्सप्रेशन 0 आ रहा तो कह सकते हो m और v नॉट कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। और ऐसे भी अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी भी पार्टिकल को, दैट मीन्स दैट पार्टिकल है सम मास, उसके पास कुछ मास होगा और उसको वेलोसिटी दे रहे हैं, दैट मीन्स वो वेलोसिटी भी होगा। दैट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं कि वेयर, ऐसे लिख सकते हो m नॉट इक्वल टू 0 है और v नॉट नॉट इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों तो 0 नहीं होगा, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा? जब ऊपर का टर्म में से तीनों 0 हो जाए, चाहे कोई एक 0 हो जाए। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग देखते हैं क्या क्या 0 हो सकता है। क्या ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है? तो ये हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि कह सकते हैं थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए उसका कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। तो E नॉट इक्वल टू 0 होगा। अच्छा एक बात बताओ, L 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? L इन द सेंस कहने का मतलब कि वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या उस L का वैल्यू 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम लोग कहेंगे कि L का वैल्यू 0 नहीं होगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो लेंथ x के लॉन्ग कुछ ना कुछ ट्रेवल करेगा ही, तो ये भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता दैट मीन्स कह सकते हो कि इस एक्सप्रेशन से ये दिस इंप्लाइज दैट अगर ये सारा टर्म 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स क्या 0 होगा? तो Q को 0 होना होगा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इस पार्टिकल का जो Q का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो इसका Q बाई एम रेशियो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो Q 0, तो Q बाई एम रेशियो पूछा था क्वेश्चन में, तो कितना आ जाएगा? 0 आएगा। और आप ऐसे भी देख सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उस पार्टिकल में अगर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं दैट मीन्स देयर विल बी सम डिफ्लेक्शन, कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जैसे उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस चार्ज पार्टिकल पर अगर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उस चार्ज, उस पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। थ्योरेटिकली ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको समझे तो ये बहुत कंफर्म कह सकते हैं इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्टिकल कंप्लीट। इसमें कह सकते हो कि कोई डिफ्लेक्शन
नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मतलब क्यू बाई एम रेशियो इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर क्यू बाई एम रेशियो ऑफ दिस पार्टिकल कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं सेकेंड और थर्ड को देखते हैं। तो अगर सेकेंड और थर्ड को एक साथ कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हो कि सेकेंड और थर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो सेकेंड और थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख सकते हो कि सेकेंड एंड फॉर सेकेंड एंड थर्ड पार्टिकल। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर सेकेंड और थर्ड पार्टिकल की अगर हम बात करें तो क्या दोनों में कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा है या साइड वाइज डिफ्लेक्शन है कि नहीं है, तो हम लोग कहेंगे डेफिनेटली दोनों में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा है। दैट मीन्स दोनों के पास कुछ ना कुछ वाई होगा, क्योंकि जिस समय वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेंगे, जिस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला चाहे जिस समय ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला, दैट मीन्स दोनों में कुछ ना कुछ एक साइड वाइज डिफ्लेक्शन होगा। और इस डिफ्लेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन मान लो यहां से यहां तक, ये जो डिफ्लेक्ट हुआ वर्टिकली जो डिफ्लेक्ट हुआ वो कितने अमाउंट से y2 लेट कर लेते हैं, और कह सकते हो कि ये जो डिफ्लेक्ट हुआ ये कह सकते हो कि कुछ अमाउंट से डिफ्लेक्ट हो रहा है और y3 से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और देख सकते हो कि ये कंडीशन गिवन है, एक्चुअली ये तुम आपका गिवन है कि ये जो लेंथ है टोटल लेंथ थोड़ा सा गिवन होगा, मान लो ये d है और यहां से यहां तक का लेंथ d/2 है। दैट मीन्स ये क्लियर है कि एकदम एग्जैक्ट मिडिल से प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, ये ध्यान में रखोगे, ये कहां से प्रोजेक्ट किया गया, एग्जैक्ट मिडिल से। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन था, वो शायद मैंने गलती से यहाँ नहीं लिखा है कि ये जो चार्ज पार्टिकल तीनों है वो एकदम उन दोनों प्लेट के मिडिल से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। दैट मीन्स अगर ये दोनों के बीच का गैप अगर d होगा तो ये जहां से प्रोजेक्ट किए गए हैं वो कहां से प्रोजेक्ट किए गए हैं, तो लोअर प्लेट से d/2 डिस्टेंस पर प्रोजेक्ट किया। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो देखो अगर हम देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड की बात करें तो सेकेंड और थर्ड पार्टिकल में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। दैट मीन्स इन दोनों का y 0 नहीं होगा, लेकिन दोनों इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे। कौन सा एक्सप्रेशन, y = QE L²/2 mv0²। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसी एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे। और आप सोच के बताओ कि अगर हम देखें कि अगर इन दोनों इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे तो इसमें से हमसे पूछा है कि किसका Q/M का रेशियो ज्यादा होगा, यही ना कंपेयर करना है, दोनों का Q/M रेशियो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन एक्चुअली हम लोग को कंपेयर करना है कि किसका ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया था कि विच पार्टिकल हैज मोर Q/M रेशियो, तो फर्स्ट का तो 0 है, इसका तो कुछ रेशियो ही नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो आप ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं कि यहां पर, अच्छा डायग्राम से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा, अगर ध्यान से देखो इस डायग्राम से इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि अगर एग्जैक्ट ये मिडिल वाला लाइन है और ये जस्ट इसके प्लेट के यहां से बाहर निकल रहा है और ये प्लेट के जस्ट बाहर से नहीं निकल रहा है, तो यहां से देख सकते हो कि जो y2 होगा वो y3 से बड़ा होगा। कितने अमाउंट से बड़ा ये नहीं बता सकते, लेकिन हमको अभी इतना पता है कि फ्रॉम डायग्राम वी कैन से कि द अमाउंट ऑफ y2 इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ y3। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम डायग्राम हम लोग ये कंडीशन लिख सकते हैं, डायग्राम y2 इज ग्रेटर देन y3। ये तो कंफर्म रिलेशन है। अब ध्यान से देखो y2 की अगर हम बात करें तो y2 का वैल्यू यहां से लिख सकते हो, y2 का मतलब ये वाला रेशियो, मतलब y2 यहां से लिख सकते हो, क्योंकि ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन कितना आएगा, फॉर्मूला से पुट करो। इसका चार्ज, लेट द चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल इज Q2, इसका चार्ज मान लेते हैं Q2, ये चार्ज गिवन नहीं था, कुछ चार्ज होगा। दैट मीन्स ये श्योर तो है कि ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, ठीक है, इन दोनों पर कुछ ना कुछ, मतलब ये दोनों पार्टिकल जो होंगे 2 और 3, उन पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। चार्ज 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो ये इंश्योर कर रहा है कि बोथ द पार्टिकल्स 2 and 3 हैज सम अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कह सकते हो कि ये इसका चार्ज मान लो Q2 है, तो Q2 कितना आ जाएगा, आप लिख सकते हो E L²/2 m2 लिख सकते हो इंटू V0²। ठीक है, क्योंकि मास इसका हम लेट कर लेते हैं कि m2 है, चार्ज इस पर कितना होगा, Q2 होगा। एंड y3 की अगर वैल्यू लिखोगे तो ये Q3m Q3E L², y3 की अगर वैल्यू हम लिखें y3 = Q3E L²/2 m3 V0², ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से कंपेयर करते हैं, तो y2 की बात करें तो ये Q2E L²/2 m2 V0² is greater than Q3E L²/2 m3 V0²।
दोनों के लिए ई का वैल्यू सेम आएगा, एल का वैल्यू सेम आएगा, वी नॉट का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। तो ये सारा टर्म यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये वी नॉट स्क्वायर टू कैंसिल, तो ये कह सकते हैं Q2/M2 इज ग्रेटर देन Q3/M3, ठीक है। दैट मीन्स कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा होगा चार्ज बाई एम का रेशियो वो किसका ज्यादा होगा, वो होगा सेकेंड पार्टिकल का। मैंने तो वहां आपको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, जिसका वाई ज्यादा होगा मतलब उसका Q/M रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका वाई कम होगा उसका Q/M रेशियो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, इसी में आपको थोड़ा सा चेंज कर सकता था, और चेंज क्या करेगा, मान लो आपसे पूछता कि 1, 2 और 3 में तीनों चार्ज पार्टिकल का नेचर बताओ, नेचर क्या होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, ठीक है। तो हमको पता है कि फर्स्ट जो चार्ज पार्टिकल होगा वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहेंगे जो फर्स्ट है एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होगा। अच्छा, सेकेंड की अगर मैं बात करूं, सेकेंड किस तरह का चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि ये इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ मिल रहा है, तो ये ध्यान रखना कि जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिपेंड करता है फोर्स के डायरेक्शन पर, मतलब डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ये कंप्लीटली कौन डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज पार्टिकल, मतलब जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी तरफ पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर सेकेंड की बात करें, अब सोच के बताओ कि इसका डिफ्लेक्शन इधर, मतलब इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा, दैट मीन्स इस पार्टिकल पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर ऊपर लग रहा होगा, कि ये तो क्लियर है। इस पर कोई पार्टिकल मान लो यहां पर अगर होगा तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल Q2 इंटू E आएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में फोर्स तभी एग्जर्ट कर सकता है जब उसको कैसा चार्ज पार्टिकल मिलेगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्योंकि हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही डायरेक्शन में उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एग्जर्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स ऊपर लग रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, तो ये कंफर्म कर रहा है, ये इंश्योर कर रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल Q2 है या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका नेचर पता चल गया, ये कैसा चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड पार्टिकल की बात करें, ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टिकल है इसकी अगर आप बात करोगे तो इसका नेचर क्या होगा, तो ये आपको पता है कि ये नीचे डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जिस तरफ डिफ्लेक्शन होगा उसी तरफ उस पर नेट फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है। तो पार्टिकल अगर नीचे डिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उस पार्टिकल पर नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे, और नेट फोर्स कौन सा हो सकता है, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। तो कह सकते हो इस चार्ज पार्टिकल पर अगर कहीं भी होगा तो इस पर एक नेट फोर्स नीचे लग रहा होगा, और कितना लगेगा भाई, इस थर्ड का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है लेकिन इस चार्ज पार्टिकल पर थ्रू आउट द मोशन नीचे फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स ये जो चार्ज पार्टिकल होगा डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर एग्जर्ट करता है, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपने अपोजिट डायरेक्शन में एग्जर्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो Q3 चार्ज होगा ये एक नेगेटिव चार्ज होगा। इस Q3 को अगर हम लोग कहें तो ये किस तरह का चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे बहुत सारा कारण था, कि इससे आपको बहुत सारा कह सकते हो कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एग्जर्ट करता है वो डेविएशन को डिसाइड करता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट। चलिए अब देखते हैं टाइप बी का केस 2, जिसमें हम लोग करते क्या है कि एक प्रोजेक्टाइल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सर्टेन वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हैं, और इस प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब ये V नॉट गिवन है, थीटा गिवन है, और इस चार्ज पार्टिकल का मास m गिवन है, और इसका चार्ज q गिवन है, और ये जो फील्ड हम कंसिडर कर रहे हैं, जिस फील्ड में इसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया गया है, इस फील्ड को हम लोग यूनिफॉर्म ले रहे हैं, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के मोशन को एनालिसिस करना है, या इससे रिलेटेड कुछ भी हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सिंपल, अगर इस सिचुएशन को देखोगे तो ये कंप्लीटली आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है, तो कुछ उसी तरह का डिस्कशन इसमें भी है। तो हम लोग पहले इसके मोशन को एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकली, फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन पर आएंगे। जैसे सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं
कि ये जो प्रोजेक्टाइल है जब इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एग्जैक्टली इस तरह का पाथ क्यों फॉलो कर रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि आप देख सकते हो कि जिस इंस्टेंट इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इस इंस्टेंट हम लोग क्या करेंगे, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस और क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। और अब इस इंस्टेंट देख सकते हो कि जैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल वी नॉट के साथ स्ट्रेट लाइन में चल जाता है। जब आप कह सकते हो कि यहां पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखो, इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये थोड़ा सा इस डायग्राम को बनाते समय ये मिट गया था, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब देखो करना क्या है कि इसको जैसे ही प्रोजेक्ट करते हैं एट दिस इंस्टेंट, मतलब इनिशियल पॉइंट से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो इसको वेलोसिटी वी नॉट दिए, फील्ड नहीं होता, सीधे स्ट्रेट लाइन में निकल जाता। लेकिन ड्यू टू दिस फील्ड, ये फील्ड इस पार्टिकल पर एट तक कह सकते हो t इक्वल टू 0, जिस इंस्टेंट ऑब्जर्व करना या जिस इंस्टेंट हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया उस इंस्टेंट इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स किधर होगा, इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये प्लस चार्ज ले रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। किधर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो आपको पता है कि ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा इस चार्ज पार्टिकल पर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, और फोर्स का अमाउंट कितना हो जाएगा, QE, क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पर एट दिस इंस्टेंट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा QE, ठीक है। और कह सकते हो लेकिन इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो इस फोर्स का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस होगा। इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स इस पर लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पर, उस नेट फोर्स की अगर, और एक्चुअली ध्यान में रखना कि यहां पर मेंशन कर दिया जाता है, एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना स्ट्रांग लेके चल रहे हैं कि थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसको हम लोग निगलेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये पहले आप क्लियर कर लेना कि यहां पर ग्रेविटी के इफेक्ट को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, ओनली द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे इसको प्रोजेक्ट करोगे तो उस इंस्टेंट इस पार्टिकल के पास एट t इक्वल टू 0 दो वेक्टर है, एक वेक्टर इसका वेलोसिटी वेक्टर है और एक वेक्टर नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दैट मीन्स इन दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि v नॉट ऐसे है और इस पॉइंट पर इस फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। तो जब इस तरह की स्थिति आती है तो हम लोग करते क्या है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसको कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। उस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो उस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे भाई, दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। एक कंपोनेंट जो उस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज फोर्स का डायरेक्शन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, नेगेटिव वाई के लॉन्ग, तो जो उसका एक जो वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, और एक कंपोनेंट वाई के लॉन्ग ब्रेक करते हैं। तो एकदम ठीक इनिशियल इंस्टेंट पर अगर हम ध्यान से देखें, इस एंगल को अगर हम थीटा ले लें, तो एट दिस इंस्टेंट दिस वेलोसिटी, मतलब कह सकते हो कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट यहां से यहां तक, ये जो कंपोनेंट होगा ये v नॉट कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट y एक्सिस पर होगा। आप देख सकते हो एक कंपोनेंट इसका y एक्सिस पर होगा, इस तरह दिखा सकते हैं, और ये जो कंपोनेंट होगा यहां से यहां तक, इसको लिख सकते हैं v नॉट साइन थीटा। क्लियर, दो कंपोनेंट मिल गया। और हम लोगों को पता है कि जब भी 2D मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं तो 2D मोशन को हमेशा अलग अलग वन डायमेंशनल में ब्रेक करते हैं। एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन होगा और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि दोनों मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, और इसके साथ साथ लेकिन नेट मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो उस पार्टिकल का जो नेट रिजल्टेड मोशन होगा इन दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तब हम लोग करेंगे क्या, इस मोशन को कंप्लीटली एनालिसिस करने के लिए हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। दैट मीन्स आप सिंपली ऐसे विजुलाइज कर सकते हो, मतलब सिंपल इसको देखो। अब करते क्या है कि हो सकता है कि बहुत लोगों को समझने में दिक्कत हो, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बहुत ही फ्रेश डायग्राम लेते हैं। मान लो कि ये दोनों प्लेट का फ्रंट व्यू ले रहे हैं। फ्रंट व्यू इन द सेंस करने का मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे तो इस व्यू को हम वहां ड्रॉ करते हैं, और ये जो व्यू आएगा ये 2 डायमेंशनल आएगा, और 2 डायमेंशनल व्यू से ही सम्स को हम लोग बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये मान लो जो प्लेट है, इस प्लेट को हम पॉजिटिव प्लेट कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों ने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया है, और जो ये जो प्लेट होगा ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा।
नेगेटिवली चार्ज होगा, और एक प्रोजेक्टाइल को एकदम इस प्लेट के कह सकते हो कि इस प्लेट से अटैच एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को हम v0 ले रहे हैं, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा फॉर्म कर रहा है, और एग्जैक्टली ये जो पार्टिकल है कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, और ये जो पाथ होगा, ये जो पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये ध्यान रखोगे, और ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये जो पाथ फॉलो करेगा इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव से, ठीक है। तो ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने क्या किया कि जो 3 डायमेंशनल डायग्राम था, क्योंकि आपको अधिकतर जो सम्स मिलता है वो 2D डायग्राम ही ड्रॉ किया हो रहता है, तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको मेनली हमेशा 2D डायग्राम से ही डील करना है, लेकिन मैंने इसको विजुलाइज करने के लिए डायग्राम बनाया है जिससे आपको फील हो कि एग्जैक्टली किस तरह का सिचुएशन आ रहा है। मतलब दो प्लेट के बीच में, ये नेगेटिव प्लेट है, ऊपर क्या है पॉजिटिव प्लेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और इस ई को, और ई कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इसके मोशन को एनालिसिस करने के लिए इस पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे। एक जो वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं इसके ठीक जस्ट नीचे, यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ये आ जाएगा v0 cos थीटा, और इस तरफ इसका एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं, लेकिन इसके पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग को ड्रॉ करना होगा। तो ये वाला जो एक्सिस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाई एक्सिस ले लेते हैं, और इसके ठीक ऊपर प्रोजेक्शन ले लेते हैं। तो एक कंपोनेंट जो आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आ जाएगा v0 sin थीटा। अब सोच के बताओ कि ये दो कंपोनेंट हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर के पास इनिशियल कंपोनेंट दो है, v0 cos थीटा और v0 sin थीटा, और नेक्स्ट कर सकते हो इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और इस फोर्स को Q इंटू ई लिख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और ये चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए फोर्स किधर एक्सर्ट करेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत बार रिपीट कर दिए हैं कि जो ये जो 2D मोशन है, मतलब इस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है, ये 2 डायमेंशनल है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और इसको वाई एक्सिस के लॉन्ग। दैट मीन्स कह सकते हो कि अब ध्यान से देखो, अभी हम लोग करते क्या है कि ये जो मोशन है इसको आप एज्यूम कर सकते हो, दिस मोशन इज इक्विवेलेंट टू, कह सकते हो कि समेशन ऑफ 2 मोशन। एक मोशन जो होगा एक्स के लॉन्ग, केवल सोचो, केवल एक्स के लॉन्ग, ठीक है, एक्स के लॉन्ग आप सोच के देखो कि इसके पास दो, जब ये ट्रेवल करेगा इस पाथ को, जब ये ट्रेस कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस पार्टिकल के पास कह सकते हो जो रिजल्टेंट मोशन है उसको दो पार्ट में हम लोगों ने ब्रेक किया, एक एक्स के लॉन्ग एक वाई के लॉन्ग। और अभी मैंने आपको बार बार रिपीट किया कि एक्स के लॉन्ग जो मोशन होता है वो वाई से इंडिपेंडेंट है, और वाई के लॉन्ग जो मोशन है वो एक्स वाले मोशन से इंडिपेंडेंट है। तो अब हम इंडिपेंडेंट करने का मतलब क्या है कि जब हम एक्स के लॉन्ग मोशन की बात करेंगे तो वाई के बारे में एकदम नहीं सोचना है, एकदम सोचना ही नहीं है, क्योंकि वाई का कोई इफेक्ट एक्स पर नहीं है। और ठीक है, तो एक्स वाले मोशन पर हम लोग पहले फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं क्या, एक्स के लॉन्ग देखते हैं। एक्स के लॉन्ग मान लो आपके पास एक बॉल है, इस बॉल पर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, इसका मास एम है, चार्ज कितना है क्यू है, और इस पार्टिकल के पास एक वेलोसिटी वेक्टर है, और इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग क्या लिख रहे हैं, v0 cos थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल है एक्स के लॉन्ग, इसके पास एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O पर इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है जी, हम लोग क्या लिखेंगे, v0 cos थीटा। इसी को हम लोग ux लिख सकते हैं, ux का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब सोचो x के लॉन्ग केवल सोच रहे हैं, एट द सेम टाइम इस पार्टिकल के पास y कंपोनेंट भी है, लेकिन हम y कंपोनेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि y से लेना देना नहीं है, केवल x की बात कर रहे हैं। अब सोचो x के लॉन्ग, क्या इस पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन x के लॉन्ग तभी हो सकता है जब उस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स लगेगा। तो इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि नेट फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है, लेकिन वह नेट फोर्स केवल y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है, एलोंग नेगेटिव y एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्टेड है, इसलिए उस फोर्स का x के लॉन्ग कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट मींस द पार्टिकल एक्सपीरियंस जीरो नेट फोर्स एलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के एलोंग अगर कोई नेट फोर्स नहीं होगा, दैट मींस उस पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसके पास ux कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना होगा, 0 लिख सकते हैं। इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग लिख रहे हैं, ax का मतलब क्या है, x एक्सिस के लॉन्ग, इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, और कुछ भी नहीं है x के लॉन्ग।
दैट मीन्स हमको पता चल गया कि अगर ये पार्टिकल if it is allowed to move freely along x direction, if it is allowed to move only x direction, मतलब y component हटा देते हैं, तो if it is allowed to move along x direction, then it moves with uniform velocity because the acceleration of the particle along this direction कितना आ रहा है भाई, जीरो आ रहा है, क्योंकि इसके पास कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो ये पार्टिकल सेम रेट के साथ अपना लोकेशन चेंज करेगा along x एक्सिस, मतलब उसका कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। दैट मींस करने का मतलब कैसे मूव करेगा, एकदम ऐसे स्लोली जैसे जा रहा है v0 cos थीटा उसी की तरह जाएगा, ऐसे इंक्रीजिंग नेचर का नहीं होगा और ना डिक्रीजिंग नेचर, सिंपल एकदम एक ही रेट से आगे चलते जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो ये एक्स के लॉन्ग के मोशन को हम लोगों ने विजुअलाइज कर लिया, मतलब थ्रू आउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल जब ओ से लेकर इस पॉइंट को हिट करेगा, मान लो ये पॉइंट बी है, तो जैसे यहां से यहां इसको हिट करेगा थ्रू आउट द बी, इस पार्टिकल जो एक्स के लॉन्ग इसका जो कह सकते हो इसका मोशन का नेचर होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ थ्रू आउट द मोशन वो ट्रेवल करेगा। एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन अलोंग दैट डायरेक्शन कितना है, जीरो। प्लस अब देखो ये तो क्लियर हो गया, तो ये जो चार्ज पार्टिकल था इसका मास m, चार्ज q और इनिशियल वेलोसिटी x के लॉन्ग, तो हम लोग किस एक्सिस की बात करें, x एक्सिस की अलोंग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो y एक्सिस के लॉन्ग भी इसका कुछ मोशन होगा, तो हम लोग कह रहे थे कि y एक्सिस के लॉन्ग जो मोशन है वो x के इंडिपेंडेंट है, तो जब x के लॉन्ग इंडिपेंडेंट होगा इसका मतलब क्या है कि y एक्सिस की जब बात करेंगे तो x एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ओनली y एक्सिस के लॉन्ग सोचते हैं। कोई भी इंटरवल में आप सोच के देख सकते हो, O to B सोच के देखो, y एक्सिस के लॉन्ग अगर आप देखोगे तो इस पार्टिकल के पास y डायरेक्शन में एक इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है, ऊपर की तरफ है, और ये जो ऊपर की तरफ होगा दिस इज कॉल्ड v0 sin थीटा, एक वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है। ये वाला जो कंपोनेंट है y एक्सिस के लॉन्ग है। अच्छा y के लॉन्ग और कुछ है क्या, तो y के लॉन्ग हम लोग देख सकते हैं एक एक्सेलरेशन भी होगा, नेट फोर्स QE लग रहा है और डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट मींस एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। अब सोचो x के लॉन्ग पता था कि ये जब चलेगा O से लेके B तक, मान लो ये O से लेके B तक चलेगा, तो इसके मतलब इस इंटरवल तक चलेगा, तो O से लेके B तक इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, v0 cos थीटा ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। इसका वेलोसिटी कितना रहेगा, जितना इतना था यहाँ पर भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन आप सोच के देखो y एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, y एक्सिस के लॉन्ग फ्रॉम O टू B क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखोगे y एक्सिस के लॉन्ग जब ये O पर था, मान लो यहां से चला, तो ये कंटिन्यूअस पहले ऊपर गया होगा, लेकिन ऊपर जाते समय इसका एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इतने रेट के साथ वो टाइम के साथ कम होते जाएगा। मतलब कम होने का मतलब क्या होगा, ये सीधे ऊपर चलते जाएगा, कम होते जाएगा, मतलब ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा वैसे वैसे ये फैक्टर क्या होगा, कम होगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, y कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद वापस ये फिर वापस आएगा, और फिर जैसे यहाँ आएगा इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ v0 sin थीटा हो जाएगा। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक गया y कंपोनेंट जीरो, फिर नीचे आया होगा, फिर जितना स्पीड इसको ऊपर दिए थे उतना स्पीड नीचे मिलेगा, केवल डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन स्पीड का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। तो कह सकते हो कि ये जो टोटल मोशन है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, एक y एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है और एक x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है। दो मोशन का ये कह सकते हो कि ये जो मोशन है इससे इंडिपेंडेंट है, ये मोशन इससे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको और एक तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इस पूरे टू डायमेंशनल मोशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, दो 1D में कन्वर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद देखो इसी को और थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सोचो जब पार्टिकल यहां से यहां पर आया होगा, इस पॉइंट पर आपको करना क्या है कि इसका वेलोसिटी प्रोफाइल ड्रॉ करना है, मतलब थ्रू आउट द मोशन O टू B उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर का प्रोफाइल है, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी वेक्टर है और y एक्सिस के लॉन्ग जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका प्रोफाइल ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं यहां जब पार्टिकल पहुंचा होगा तो इसका जो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये तो जितना यहां था अभी भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि x के लॉन्ग यूनिफॉर्म रेट के साथ चल रहा है, उसका x कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं v0 cos थीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचा होगा इस पॉइंट पर, तो इसका y कंपोनेंट वही होगा कि कम होगा, कम होगा भाई, क्योंकि रिटार्डेशन है ऊपर जाते समय, इधर ऊपर जाते समय ये क्या है, रिटार्डेशन है, इसलिए y कंपोनेंट कम होगा, और कम होकर कुछ इसके एरो के लेंथ को कम दिखा दिए, यहां से यहां पहुंचा होगा तो इस एरो का लेंथ क्या हो गया,
कम हो गया, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन एक्स कंपोनेंट वही रहेगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। सोचो एक ये वाई कंपोनेंट जो यहां था, यहां आने के बाद और कम हो गया, फिर और आगे जाएगा और कम होगा, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा वाई कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जहां पर वाई का वैल्यू, मतलब वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कह सकते हो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स कंपोनेंट अभी भी होगा, और इसको लिख सकते हैं v0 cos थीटा। और जैसे जिस पॉइंट पर इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगा, मतलब कह सकते हो ये vx ही रहेगा, ये vx ही रहेगा, लिख देते अब तो क्लियर होगा, ठीक है। और यहां भी vx ही रहेगा, लेकिन जिस इंस्टेंट इसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हुआ 0 हुआ, उसके बाद फर्दर उससे ऊपर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए, उस पार्टिकल को ऊपर लिफ्ट करने के लिए जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि y रहेगा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होगा तभी उसका y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। लेकिन अगर इस इंस्टेंट अगर उसका y कंपोनेंट अगर 0 हो गया, दैट मींस उसके ऊपर अब नहीं जा सकता। तो इस लोकेशन को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट का लोकेशन। इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो हाइट होगा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट। तो आपसे अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो जहां पर उसका y कंपोनेंट 0 होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट। फिर सोचो जैसे ये फिर यहां से यहां पहुंचा होगा, तो इस पॉइंट पर vx तो होगा, और vx का वैल्यू वही रहेगा, क्योंकि x कंपोनेंट थ्रू आउट ओ टू बी ये भाई चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हम देख रहे थे y कंपोनेंट यहां पर 0 हो गया, ऊपर ये वाला पार्ट यहां से यहां पहुंच गए थे, फिर लेकिन जैसे ही नीचे पार्टिकल आएगा, ये नीचे आएगा, तो क्या उसका y कंपोनेंट इंक्रीज करेगा भाई, क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे आ रहा है तो g नीचे लग रहा है, मतलब QE/m नीचे लग रहा है, तो उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फिर बढ़ेगा, और यहां आने के बाद कुछ y उसको मिल जाएगा, कुछ y vy मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पहुंचेगा इस b पर, तो vx वही रहेगा, लेकिन अब देखो इसको कुछ y नीचे की तरफ और मिल जाएगा। अच्छा पता है, अगर ये फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो जितना Vy यहाँ V0 sin थीटा था, यहाँ पे Vy कितना हो जाएगा, V0 sin थीटा। क्लियर। तो ये इसका वेलोसिटी प्रोफाइल है जो आपको इस पार्टिकल के मोशन को विजुलाइज करने में हेल्प करेगा। और कह सकते हो कि ये मोशन एकदम दिख रहा है, किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका, किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह। केवल दोनों को अगर इंटर रिलेट करें कि दोनों में क्या रिलेशन है, तो वहां QE/m जो एक्सेलरेशन, ये तो फोर्स है डिवाइडेड बाय मास, ये क्या हुआ, एक्सेलरेशन। तो ये जो नेट एक्सेलरेशन है वहां प्रोजेक्टाइल में उसको G कहते थे, लेकिन इसको प्रोजेक्टाइल नहीं कह सकते, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का डिफिनेशन अलग था। प्रोजेक्टाइल का मतलब ऐसा 2D मोशन जो केवल अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण हो, लेकिन ये अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण एक 2D मोशन शो कर रहा है। इसलिए ऑब्जेक्टिव अगर पूछते कि क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल टर्म यूज करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये एक्चुअल प्रोजेक्टाइल नहीं है, क्योंकि ये अर्थ के ग्रेविटी के कंट्रोल की वजह से नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंट्रोल की वजह से हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये 2D होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो सकता है, प्रोजेक्टाइल हो सकता है, लेकिन मतलब प्रोजेक्टाइल कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, ये 2D ऑब्लिक 2D मोशन है, सिंपल सा। क्लियर। अब देखो, तो ये थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बताया कि बहुत, ये मानकर मैं चलता हूँ कि बहुत लोग प्रोजेक्टाइल मेरे यहाँ नहीं पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको डिस्कस कर दिया, ठीक है। या जो पढ़े भी हैं अगर भूल भी गए हो तो ये आपके रिविजन के लिए बहुत सही है, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है आपसे, तो ये सिंपल सा क्लियर हो गया होगा। तो देखो एकदम सेम वही सिचुएशन यहाँ देखते हैं, तो सारा कुछ वही है, और ये जो हाइट आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो हाइट आएगा, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और जिस समय यहाँ से यहाँ आके हिट किया, इस डिस्टेंस को बोलेंगे रेंज। यहाँ से मतलब O से B तक का जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। 2-3 टर्म याद रखना। तो यहां से लेकर यहां तक रेंज प्रोजेक्टाइल में भी था, इस 2D मोशन में भी वही टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर यहां से यहां पहुंचा होगा, तो ये जो टोटल डिस्टेंस चलेगा यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड रेंज। और ये वाला जो हाइट होगा इसको क्या बोलेंगे, H, मतलब इसको मैक्सिमम हाइट। और यहां तक पहुंचने में जो टोटल टाइम लेगा इसको बोलेंगे कैपिटल T का मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल जर्नी में जितना टाइम लेगा, मतलब जिस हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया फिर उसी हाइट तक आने में जितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर। अच्छा, अब देखो करते क्या है इसमें, अब आपसे इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करना हो,
मान लो कुछ कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, और एक कैलकुलेशन क्या है पता है, जैसे मान लो एकदम सेम ये कि एक पी पॉइंट लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। क्या कोऑर्डिनेट है भाई? एक्स और वाई है। और आपसे पूछा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं कि इसका पोजीशन अगर फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है भाई, पोजीशन के लिए एक्स और वाई चाहिए, और एक्स और वाई के लिए हमको क्या करना होगा, टू डिफरेंट मोशन है। पहले एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो एक्स को रिलेट करेंगे कि वो एक्स से रिलेटेड है कि वाई से। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोशन लेंगे, किसके अलॉन्ग लेंगे? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इंटरवल लिख दो, हम लोग पी पॉइंट तक ले रहे हैं, तो ओ से लेके पी तक, ठीक है। अब क्या करोगे, इस इंटरवल में एक्स के अलॉन्ग जो कुछ पता है, तो हमको पता है कि एक्स के अलॉन्ग यू एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी पता है कितना है, वी नॉट कॉस थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे, बहुत जरूरी है, इसीलिए एक छोटा सा डेरिवेशन मैं करा रहा हूं, क्योंकि जरूरी है आपको साइन कन्वेंशन इसमें आना चाहिए। अगर साइन कन्वेंशन में गलती करोगे तो आप सम्स को गलत बना के आ जाओगे। साइन कन्वेंशन इसमें जरूरी है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो इसके पहले पढ़े थे उसमें साइन कन्वेंशन लिए ही नहीं थे, और उसमें जरूरी भी नहीं था। बिना साइन कन्वेंशन उस तरह के सिचुएशन को डील कर सकते हो, लेकिन इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा। साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। सोचो ये वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट कॉस थीटा किस तरफ डायरेक्टेड है? वी नॉट कॉस थीटा किस तरफ डायरेक्टेड है? ये डायरेक्टेड है अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग तरफ उसके अलोंग डायरेक्टेड होगा, तो उसके साथ क्या ले लेंगे? प्लस साइन ले लेंगे। तो क्योंकि जो प्लस एक्स की तरफ होगा तो प्लस लोगे, तो ये प्लस वी नॉट कॉस थीटा। ये साइन लिखना बहुत जरूरी है, बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं, ये साइन आप जरूर लिखना। अगर नहीं लिखोगे ना तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ए यू एक्स वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, एक्स कितना आएगा? एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है भाई, तो एक्स कितना आ गया? 0। अब सोचो एक्स चाहिए था, तो टाइम यहां गिवन है कि ये पी पॉइंट पर पहुंचा, और पी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, और टाइम ले रहा है आपको पता है, मान लो कि टाइम टी ले रहा है, ठीक है। तो यहां से टाइम गिवन है, टाइम टी है, तो एक्स कैसे निकालोगे? तो एक्स निकाल सकते हैं कि फ्रॉम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब साइन कन्वेंशन लेते हैं, जब भी आप साइन कन्वेंशन यूज करते हो मोशन में, तो इस इक्वेशन में रिटार्डेशन एक्सेलरेशन कभी नहीं सोचते हैं, ऑलवेज इक्वेशन को प्लस में लिख देते हैं। साइन कन्वेंशन लेने का मतलब क्या है कि आपको एक्सेलरेशन हो रहा, रिटार्डेशन हो रहा, इक्वेशन में प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये कुछ भी नहीं सोचना है, ऑलवेज प्लस साइन लेकर चलोगे। क्लियर? तो यहां पर क्या करेंगे? प्लस ले लिए। अब देखो एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, पी तक डिस्प्लेसमेंट एक्स है, एक्स के अलावा इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, इतना लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, इतना आ गया। अच्छा, अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, ठीक है। तो अलोंग वाई एक्सिस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो अलोंग वाई एक्सिस। आप ये बताओ कि वाई एक्सिस के अलोंग इंटरवल जरूर सिलेक्ट कर लेना, ओ से लेकर पी तक का, इस इंटरवल तक। इस इंटरवल में आपको क्या क्या पता है वो लिख दो। तो अलोंग वाई एक्सिस अगर हम देखें तो इनिशियल यू वाई कितना है पता है भाई? जल्दी बताओ, यू वाई कितना पता है? मतलब इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इसको लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा। लेकिन इसके साथ क्या आएगा पता है? इसके साथ हम लोग प्लस साइन देंगे, क्योंकि ये किसके अलोंग डायरेक्टेड है? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो प्लस वी नॉट साइन थीटा। नेक्स्ट ए वाई की बात करें, ए वाई मतलब वाई एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है, तो हमने देख रहे थे वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है भाई यहाँ पर, क्योंकि अगर इस 2D मोशन को देखने का दो नजरिया है, एक्स और वाई, मतलब ये जो नजरिया है इसमें दो पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं। अगर वाई की बात करो तो इस पर आ जाओ, तो वाई के अलोंग कौन सा एक्सेलरेशन है? क्यू ई बाई एम, यहां भी देख सकते हो, तो ये क्यू ई बाई एम आएगा। लेकिन ऐसा अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा? प्लस और माइनस का कन्वेंशन लेना होगा। तो यहाँ प्लस और माइनस का कन्वेंशन क्या लेंगे? तो ये जो वेक्टर है ये अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, ये जो वेक्टर है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है, इसलिए इस वेक्टर के साथ क्या लेंगे? नेगेटिव साइन लेंगे। तो यहाँ पर माइनस क्यू ई बाई एम, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे भाई? इसके बाद आपको अब करना क्या है कि y निकाला था, तो टाइम भी गिवन है t, y कैसे निकालोगे? देयरफॉर फ्रॉम s इक्वल टू यू टी। अच्छा, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? हमेशा प्लस लोगे। क्या लोगे? हमेशा प्लस लोगे, क्योंकि जब साइन कन्वेंशन लेते हैं तो वहां पर
हम लोग रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन चेक नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हमेशा आपको साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। बहुत लोग बिना साइन कन्वेंशन का इस तरह के सम्स को बना देते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए साइन कन्वेंशन लेते समय ये ऑलवेज प्लस होगा। अब देखो एस का मतलब क्या होगा, मतलब ओ से पी तक जो वाई के अलॉन्ग वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको वाई ले रहे हैं। यू कितना है भाई, वी नॉट साइन थीटा है। अच्छा टाइम कितना ले रहा है, टी प्लस हाफ। ए कितना है, ए हम लोग का क्यू ई बाई एम, और इसके आगे क्या है, निगेटिव साइन है, ठीक है। एक एक छोटा छोटा माइन्यूट चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता तो इसको, ये सब आपके सिलेबस में सोचते हो कि ये सब बुक में दिया नहीं है, लेकिन इस सिलेबस में नीट में आईआईटी जब भी पूछता है इससे सम्स, बोर्ड में कभी कभी पूछता है, लेकिन आपके बुक के थ्योरी में नहीं लिखा रहेगा, लेकिन इसको एज ए थ्योरी करा रहे हैं कि आप अच्छे से इसको स्कोर कर पाओ, ठीक है। एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं, उसको जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस क्यू ई बाई एम और टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से y निकल जाएगा वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ये y निकल गया, कोई दिक्कत। बस एक डेरिवेशन काफी है। इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन वेलोसिटी वेक्टर है, कि किसी p पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो y कंपोनेंट निकालना होगा, x निकालना होगा। ये आपका होमवर्क है, वो मैं करा नहीं रहा हूँ। पोजीशन के बाद आप तुरंत एक हेडिंग दे देना वेलोसिटी, और देकर उसके लिए जगह छोड़ दो, और जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो उस वेलोसिटी वेक्टर को आप कैलकुलेट कर लेना। कहाँ पर, p पॉइंट पर। उसको मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, इतनी तो आइडिया हो गया। बस दो एक्सिस लेना है, एक एक्स के लॉन्ग, एक लॉन्ग वाई एक्सिस। इक्वेशन लिखो, वी एक्स निकल जाएगा, वी वाई निकल जाएगा, उस वहाँ से नेट वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि साइन कन्वेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपने पढ़ा था। लेकिन अब देखो हम लोग करते क्या है, इस प्रोजेक्टाइल के साथ हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ध्यान में रखोगे ये एक्चुअल प्रोजेक्टाइल नहीं है। प्रोजेक्टाइल एक्चुअल क्या होता है, जो ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है, वो एक्चुअल प्रोजेक्टाइल नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, इसमें आपको कुछ कुछ टर्म पूछता है और वो सारे टर्म्स कैलकुलेट आपको करना होता है। जैसे आपसे पूछ देगा फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ये कैपिटल एच निकालना है। एक इसको निकालने का तरीका क्या है, एक्स के लॉन्ग मोशन लो, वाई के लॉन्ग मोशन लो, और वहां से आप वो मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच निकल जाएगा। मैं ये करा नहीं रहा हूं, प्रोजेक्टाइल में सब पढ़े हो गए, लेकिन आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं कि प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला था उसमें आपको 3 फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था कि मैक्सिमम हाइट का याद रखना, रेंज का याद रखना, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो शायद आपको ध्यान में होगा, हम लोग पढ़े थे प्रोजेक्टाइल के केस में रेंज का फॉर्मूला आप लोगों को शायद ध्यान में होगा। सबसे पहले हम लोग मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल, कौन से प्रोजेक्टाइल में, जिसमें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं वी नॉट से, इस तरह के पाथ को फॉलो करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे होता है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होता है एच आपने कैलकुलेट किया था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब ये मत पूछना सर कैसे आया था, क्योंकि यार पढ़ चुके, ये सब बार बार पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता था, नहीं याद है तो अब याद कर लो। रेंज इसका मतलब मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, उसका फॉर्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ये हाइट का फॉर्मूला है, ये रेंज का फॉर्मूला है, और यहां से एक और फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। और ये तीनों फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, प्रोजेक्टाइल पढ़े होते हो, और 3 फॉर्मूला ये हमेशा याद ही रहेगा, क्योंकि आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हो कि ये फॉर्मूला आपको याद रहता है। क्लियर। अब देखो 3 फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल का था, अब हम दोबारा ये डेरिवेशन कैलकुलेट करने नहीं जा रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल का ये फॉर्मूला हम लोग चुरा लेंगे, क्योंकि बाय नेचर हम लोग क्या है, चोर नहीं है, सेल्फिश हैं। हम लोग प्रोजेक्टाइल का यूज करेंगे, फिर इनको लात मार के भगा देंगे। सीधे ये सारा फॉर्मूला हम लोग किस में यूज करेंगे भाई, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे, और एकदम चुपके से चोरी करेंगे, किस प्रोजेक्टाइल को पता भी नहीं चले, और हम लोग का जो अपना मतलब है वो निकाल कर फिर प्रोजेक्टाइल को भूल जाएंगे। जैसे यहां से अगर आपको पूछ दिया कि ये बताओ
कि ये जो प्रोजेक्टाइल यहां से यहां गया, ये मैक पहला हम लोग देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो कि टोटल जर्नी में टाइम ऑफ फ्लाइट, शायद आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से यहां तक जब गया होगा तो इसने जो टोटल टाइम लिया होगा, इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैसे निकालोगे, तो इसके लिए हम लोग पास एक तरीका है, एक्स के लॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे, वाई के लॉन्ग इक्वेशन लिखेंगे, वहां से टाइम निकालेंगे। लेकिन हम वो सब कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग सीधे क्या करने जा रहे हैं, चोरी। क्या करेंगे, चोरी करेंगे। कैसे, प्रोजेक्टाइल का सेम वही कंसेप्ट है, उसमें भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें भले जी है, उसमें क्या है, क्यू बाई एम है। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, सिंपल डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सारा चीज वही है। इसका क्या है, इसमें देखो टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला में क्या है, 2 v0 sin थीटा बाई जी। इसमें v0, इसमें थीटा, उसमें v0, उसमें थीटा। हम इसको चुरा रहे हैं, चुराएंगे तो फॉर्मूला में कुछ तो चेंज करेंगे, जो इससे कुछ अलग होगा, जो इसके पास नहीं होगा वही तो करेंगे। तो इसके पास जी है, ठीक है, इसके पास क्या है, जी है। तो अगर ध्यान से देखो 2 v0 sin थीटा बाई जी, ठीक है, हम लोग इसमें v0 और थीटा उसमें भी है, इसमें भी है डायरेक्ट, और सेम सिचुएशन है, सेम आइडेंटिकल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, डायरेक्ट चुरा लिए 2 v0 sin थीटा। अच्छा ये बताओ नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, जी, लेकिन उसके पास जी नहीं है, ठीक है। अगर तुम चोरी करके लेके जाते हो, सेम चीज को चोरी कर लेते हो, ये प्रोजेक्टाइल कहेगा आज मेरे पास जी है, तुम्हारे पास क्या है, क्या बोलेगा। अब ये प्रोजेक्टाइल क्या बोलेगा, या आप क्या बताओगे, आप बोलोगे मेरे पास जी तो नहीं है, लेकिन इसके जगह एक चीज और है। और क्या है रे भाई, ये जी को रिप्लेस कर रहा है कौन, क्यू ई बाई एम। जी की जगह कौन रिप्लेस हो रहा है, तो डायरेक्ट लिख दोगे, क्या बोलोगे, मेरे पास क्यू ई बाई एम है। जैसे इसने पूछा क्या है तुम्हारे पास, क्या बोलोगे, मेरे पास क्यू ई बाई एम है। क्लियर। अब ये फॉर्मूला किसका है, प्रोजेक्टाइल का नहीं, अब ये हम लोग का इस सिचुएशन का इलेक्ट्रोस्टैट का है। अब ये बोलोगे मैकेनिक्स का नहीं है, अब ये आ गया लेने के लिए, तो इसको लात मार के भगा देना, सिंपल सी बात है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। नेक्स्ट देखो सेकेंड, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर है ना, यहां से यहां तक जाने का जो टोटल टाइम लेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। तो ये बताओ कैपिटल एच कितना आएगा, ठीक है। तो कैपिटल एच की अगर हम लोग बात करें तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था। मैक्सिमम हाइट का मतलब पहले वो टर्म क्लियर रखना कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल, और मैक्सिमम हाइट का कंडीशन भी होता है कि वहां पर वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, क्या करेंगे भाई, चोरी करेंगे। कैसे, इसका v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना है, 2g। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इस मेरे पास भी v0 है, तो v0 स्क्वायर, इस ये कह रहा है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है। आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे हम लोग के पास भी है भाई, क्योंकि देखो मेरे पास थीटा है, तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये कहेगा मेरे पास 2g है, तो ये मत बोले ना कि 5g है, आप क्या कहोगे, मेरे पास भी 2g, तो इसका नहीं ले सकते हो, तो g की जगह क्या लेंगे भाई, QE बाई एम। आपको शायद पता नहीं, जाने अनजाने में कितना सिंपल कर दिए इलेक्ट्रोस्टैट के इस सवाल को। एक मेहनत प्रोजेक्टाइल का, उसको आप यहां भी यूज कर पा रहे हो, ठीक है। थर्ड आप देखो, आपसे पूछा कि रेंज कितना होगा, तो रेंज का मतलब क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेंज का मतलब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज की अगर बात करें तो रेंज कितना होगा भाई, क्या बता सकते हो कि रेंज का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि रेंज अगर हम कैलकुलेट करें तो आर का वैल्यू, आर कहां से पता करेंगे भाई, जल्दी बताओ कहां से पता करेंगे, चोरी करेंगे। कहां से, यहां से। कैसे चोरी करोगे, तो v0 उसके पास कह रहा है मेरे पास v0 स्क्वायर है, तुम्हारे पास क्या है, तो हम लोग कहेंगे हम लोग के पास भी v0 स्क्वायर है। ये कहेगा मेरे पास साइन 2 थीटा है, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग के पास भी है। क्या लिखोगे, साइन 2 थीटा। नेक्स्ट इसके बाद ये कहेगा मेरे पास जी है, क्या है तुम्हारे पास, हम लोग क्या बोलेंगे, जी नहीं है, ठीक है, नहीं है जी, नहीं है जी, नहीं है जी, कोई बात नहीं, हम लोग के पास क्या है, QE बाई एम है, लिख दिए, कोई दिक्कत, रेंज निकल गया। अब ये कितना भी चिल्लाते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
अब इसको हम यहां से क्या करेंगे, भगा देंगे। दैट मीन्स इस ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया ना, आपको पता नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इन सब का इक्वेशन लिखो, ये करो वो करो, ये सारा टेंशन आपका अब खत्म हो गया। अगर डायरेक्ट प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्ट जी को रिप्लेस कर देना QE/m से, आपका सारा सम्स बन जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे ही कुछ सम्स पर हम लोग आएंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन और इसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगर ये सब फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास एक अप्रोच है कि हम 2D मोशन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करके कुछ भी कैलकुलेट करना हो वो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आसानी से सम्स को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या ध्यान में रखोगे, तो देखो इसमें ये कंडीशन दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। पहला, ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर विच it does not fall on the same plate। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये एक कंडीशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, क्योंकि अब जब भी सम्स बनाओगे ना तो इस तरह का स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा। कह रहा कि इस प्लेट से, मतलब इस इन्फिनाइट लार्ज शीट से इसको प्रोजेक्ट किए हो, कह रहा है कि ये V0 कितना होगा कि ये इस प्लेट पर ना गिरे। मतलब क्या हो कि जब प्रोजेक्ट करो तो इस प्लेट से बाहर आके कहीं स्ट्राइक करे। उसके लिए क्या कंडीशन लिख सकते हो? कंडीशन का मतलब आपसे सिंपल एक इक्वेशन पूछता है, मैथमेटिकल इक्वेशन पूछता है कि क्या मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हो। तो क्या आप बता सकते हो यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? तो सोचो ना, इस तरह का कोई सिचुएशन है, इस तरह का एक सिचुएशन है कि हम लोग इस प्रोजेक्टाइल को कहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं भाई? इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किस तरह? तो इस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि कुछ इस तरह बाहर चला जाए, उसको हिट ना करे। मतलब आप कह सकते हो कि इस तरह कुछ आ रहा, ये वाई एक्सिस ले लिए और ये वाला हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये जो V0 है इसका वैल्यू क्या हो कि ये कुछ एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करें। तो इस प्लेट को, जिस प्लेट से इसको प्रोजेक्ट किए थे, एक ऊपर भी प्लेट है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है भाई? तो नीचे की तरफ है। और ये चार्ज कौन सा है? प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो इसको जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इसको हिट ना करे, इस पर गिरे ही नहीं। तो इसका क्या कंडीशन होगा? तो भाई सिंपल सा कंडीशन है कि इसका, हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? रेंज होता है। मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है रेंज होता है। अगर इसका रेंज का वैल्यू, मतलब रेंज जो है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा? ध्यान से देखना, इसका रेंज अगर देखोगे तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जहाँ इस पॉइंट पर हिट कर रहा था, दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और ध्यान से देखना, ये वाला जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक का लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द प्लेट। ठीक है, और मान लो कि ये जस्ट कहां से प्रोजेक्ट किया गया? एक वन एज से प्रोजेक्ट किया गया। वन एज का मतलब जस्ट ये जो प्रोजेक्शन है ना, इस प्लेट के एक एज से प्रोजेक्ट किया गया। मतलब यहां से, जो इस एक किनारे से, और ये दूसरा किनारा प्लेट का, और यहां आके हिट कर रहा। ठीक है, यहां से यहां तक इसका रेंज कितना हो गया? आर। रेंज तो होगा ना भाई, रेंज आर हो गया। और ये लेंथ ऑफ द प्लेट यहां से यहां तक कितना? एल है। तो आपको पता है कि अगर इस पर नहीं फॉल हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका जो रेंज होगा इन ऑल द केसेस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एल। कोई दिक्कत देख लो, ये जो रेंज होगा ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? एल होगा। अगर इस पर नहीं फॉल होगा, इसके बाहर कहीं हिट करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसका रेंज होगा जहां हिट कर रहा, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम डिस्टेंस जो चला, और ये क्या है? लेंथ एल है। तो ये जो रेंज आएगा, ये रेंज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? एल होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखो, रेंज का फॉर्मूला पता है, ऐसा ही समझ आता है। आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज या मैक्सिमम हाइट निकालो, तो ऐसा ही कुछ पूछेगा। तो रेंज का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? V0 स्क्वायर साइन
टू थीटा बाई जी, जी की जगह क्यू ई बाई एम पुट कर देंगे ग्रेटर देन 12। ठीक है। अच्छा अब देखो इसी में अगर ध्यान से देखना, इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसमें आपको चेंज करने के लिए ये दे दिया, मान लो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, और चेंज क्या दे दिया, मान लो पूछे कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर विच it just crosses the lower plate। ठीक है। तो देखो कह रहा है कि इसका अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम वेलोसिटी क्या है, देखो इसी वन पॉइंट में ये कंडीशन है। ये जो एक कह सकते हो कि ये कौन सा कंडीशन है, इसमें वी नॉट ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से क्या होगा, उसका जो रेंज होगा वो लेंथ से बड़ा होगा, उस प्लेट के लेंथ से बड़ा होगा, ऑलवेज उसके बाहर उस पर गिरेगा नहीं, उसके बाहर ही गिरेगा। लेकिन कह रहा है कि कम से कम इस वी नॉट का वैल्यू कम से कम क्या रखे कि जस्ट इस एज को टच करें। ये वाला कंडीशन क्या था, उसके एज को टच भी कर सकता था, उसके बाहर कहीं और भी कहीं गिर सकता है। ठीक है। कहने का मतलब ये जो कंडीशन लेते हैं आर ग्रेटर देन इक्वल टू एल, मतलब एल से बड़ा होगा, तो ये लेंथ एल है उस प्लेट का, तो इससे क्या होगा, यहां भी आके गिर सकता है, यहां भी गिर सकता है, यहां भी कर सकता है, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन अब कंडीशन क्या हम ले रहे हैं, हम कंडीशन को श्रिंक कर दिए। श्रिंक करने का मतलब जस्ट हम करें कि एक ही वैल्यू लेना है, बहुत सारा वैल्यू नहीं लेना है, कि जस्ट इतना वेलोसिटी सफिशिएंट दे दें कि जस्ट इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा, मतलब इस पॉइंट को जस्ट क्रॉस करे। ठीक है। तब उस कंडीशन में क्या होगा हमको पता है, तब इन दैट केस मतलब इन दिस केस क्या होगा बता सकते हो, इन दिस केस जो रेंज होगा दिस इज इक्वल टू एल होगा। जस्ट इस प्लेट को टच करेगा, यहां से जाके ऐसे टच करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसका रेंज होगा वो जस्ट इक्वल टू किसके होगा, लेंथ ऑफ द प्लेट के इक्वल होगा। तो रेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जी की जगह क्यू ई बाई एम पुट कर सकते हैं, और इक्वल्स टू एल, यहां से वी नॉट निकल जाएगा। हो गया। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपको दे दिया, ध्यान से देखो, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इसमें आपको दे दिया कि द वेलोसिटी फॉर विच इट डज नॉट स्ट्राइक द अपर प्लेट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब पता है, ये थ्योरी हम लिखवा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप क्वेश्चन देखोगे इससे इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के कंडीशंस मिलाकर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको दे दिया कि एक प्लेट ऐसे ले रहे हैं, ये वाला प्लेट हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि इस प्रोजेक्टाइल को इस तरह हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह इसको एक वेलोसिटी दे दिए, और इस वेलोसिटी देने के बाद कह रहा है कि जस्ट ऐसे कुछ आ जाए। ऐसे आने का मतलब ऊपर वाले प्लेट को टच ना करे। ठीक है। और ये एंगल हम लोग का गिवन है, ये y एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस कौन सा है, x है, ये एंगल थीटा है। ठीक है। कह रहा है कि ऊपर वाले प्लेट को जस्ट मतलब ऊपर वाले जो प्लेट है इसको टच नहीं करना चाहिए, उसको स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। तो क्या कंडीशन होगा भाई, और आपको गिवन क्या पता है, यहां से यहां तक का ये जो हाइट है ये d गिवन है, मतलब दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन गिवन है। इन ऊपर वाला प्लेट जो हम लोग क्या ले रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो ये प्लस होगा,
और ये वाला प्लेट क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। तो कह सकते हो कि प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। करे कि वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि ये जस्ट क्या ऊपर वाले प्लेट को स्ट्राइक ना करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट करे कि इसको हिट ना करे। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट लेस देन इक्वल टू d होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू d होना चाहिए, ये ना कंडीशन सेटिस्फाई। अगर ये मैक्सिमम हाइट इसके इस सेपरेशन से कम आएगा या उसके जस्ट इक्वल होगा तो उसको हिट नहीं करेगा। तो कह सकते हो कि v नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का मतलब QE बाई m लिख सकते हैं और लेस देन इक्वल टू d लिख सकते हो। देख लो कोई दिक्कत। अब सोचो, इसी में आपसे पूछ देता कि द वेलोसिटी for which it just strike the upper plate, अगर ये कंडीशन होता तब, मतलब इस बार कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा था कि जैसे मान लो कि ये प्लेट है और ये वाला ऊपर प्लेट है, प्रोजेक्टाइल गया और यहाँ आके ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा, कोई वैल्यू ले सकता है। ये वाला कंडीशन का मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो लेस देन d है। लेकिन इस पर क्या करें कि जस्ट इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल जाए कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसको जस्ट टच करते हुए ऐसे आ जाए, तब उस कंडीशन, मतलब ऐसे जाके इसको जस्ट टच करते हुए नीचे आ जाए, तब कह रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, उसके लिए कंडीशन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या आ जाएगा, इसके लिए जो कंडीशन आएगा वो h इक्वल टू d आ जाएगा भाई। h इक्वल टू d पर ये जस्ट अपर प्लेट को क्या करेगा भाई, टच करेगा, ठीक है। तो h की अगर बात करें तो h कितना है, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और g की जगह QE बाई m लिख सकते हैं, इक्वल्स टू d आएगा। और यहाँ से जो कुछ भी कैलकुलेट करना होगा कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो ये डिस्कशन जो था, दोनों कंडीशन, इसको ध्यान में रखना। और इसके साथ साथ पता है आपको एक काम और करना होगा। इसके साथ साथ आपको कभी कभी किसी सवाल में दे देगा कि इट टच नॉट स्ट्राइक आइदर प्लेट्स। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा, इट टच नॉट स्ट्राइक द आइदर प्लेट्स। कहने का मतलब ये ना लोअर प्लेट को हिट करे ना ऊपर वाले प्लेट को हिट करे। तब आपको क्या करना होगा, दोनों कंडीशन लिख देना होगा, ठीक है। या दोनों कंडीशन मतलब इस कंडीशन को और इस कंडीशन दोनों को आप यूज कर सकते हैं। जब किसी भी प्लेट को हिट ना करे तब उसमें दोनों कंडीशन हम लिख सकते हैं। ये फ्रीडम हम लोग के पास है और तब आप सम्स को बना सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जो था, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग इस पर एक सम्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट किसी टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए इस पर देखते हैं एक क्वेश्चन जो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है। और इस क्वेश्चन को मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ क्या पूछा है। पूछा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस हॉरिजॉन्टल के साथ, इस प्लेट के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इस दोनों प्लेट के बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। और ये प्लस से माइनस की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। और इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, d दिया है। और आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक गिवन क्या है, d गिवन है, k गिवन है, 45 डिग्री। वेलोसिटी नहीं गिवन है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन गिवन है। ओनली इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो गिवन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन गिवन है। लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की जगह काइनेटिक एनर्जी को दे दिया है। और ये एंगल कितना बना रहा है, 45 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डायरेक्टेड है, ऊपर की तरफ। कह रहा है कि ई का वैल्यू कम से कम कितना हो कि ये जस्ट अपर प्लेट को स्ट्राइक ना करे, मतलब जस्ट फेल्स टू स्ट्राइक द अपर प्लेट, ठीक है। तो इसमें दिया है कि द वैल्यू ऑफ ई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ई वेक्टर फॉर विच इलेक्ट्रॉन just fails to strike the upper plate। ये कंडीशन आपको गिवन है। अपर प्लेट को जस्ट वो क्या कर रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा। तो जस्ट जैसे ही लग गया ना, जस्ट का मतलब ये ऐसे गया होगा कि सोचो ये ऐसे नहीं गया होगा। ऐसे तो डायग्राम क्वेश्चन में शो किया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें ऐसे नहीं गया होगा। वो कैसे गया होगा पता है, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए होंगे ये कुछ इस तरह गया होगा, ऐसे गया होगा और इसको जस्ट ऐसे टच नहीं किया होगा और फिर वापस नीचे आ गया होगा।
ठीक है, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा कुछ दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए उस तरह दिया हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली इसका काइनेटिक कैसे दे रहे हैं, ये एंगल जो होगा ये 45 डिग्री एंगल कुछ होगा, ठीक है, इस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह का ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा और जस्ट इस पॉइंट पर इसके बीच में लगभग ये जो गैप है टेंडिंग टू जीरो, जस्ट उसको फेल करा स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि जस्ट जैसे ये टर्म यूज करेगा तो आप समझ लेना वो मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा है कि मिनिमम की जस्ट उसको टच कर भी सकते हो, मतलब जस्ट इसको स्ट्राइक करने वाला था लेकिन किया नहीं, जस्ट का मतलब जस्ट अब इसको हिट करने वाला था लेकिन हिट नहीं किया, ठीक है, क्लियर, जैसे सिंपल सोचो ना, ऐसे अगर हम बात करें ये अपर प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, जस्ट इसको यहां से टच कर तो ऐसे आ गया होगा, ठीक है, ये कंडीशन कह रहा। तो पूछा है कि ई का वैल्यू क्या होगा, तो सोचो क्या करोगे, तो ये तो पता है। अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ट्रेजेक्टरी क्यों शो करेगा, तो आपको अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहां से सॉरी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये इधर नहीं दिया होगा, नीचे दिया होगा। क्यों नीचे दिया होगा, क्योंकि यहां प्रोजेक्ट किसको कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जब प्रोजेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर होता तो इस इलेक्ट्रॉन पर नीचे फोर्स लगाता तो वो कभी भी ऐसा ट्रेजेक्टरी नहीं शो करता। हम काइनेटिक कैसे दे रहे हैं, सॉरी सही डायरेक्शन था यार, इतनी देर तक क्लास लेने के बाद ना कुछ कंफ्यूजन तो किसी को भी क्रिएट हो जाएगा। सही था, डायरेक्शन सही था। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, काइनेटिक इधर दे रहा हूं तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा इसका मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका फोर्स, ये फील्ड किधर देगा, नीचे देगा, तो इस फोर्स की वजह से कह सकते हो काइनेटिक इधर दे रहे हो तो इस पर एक फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा दिखा सकते हो, QE लगेगा, और एक्सेलरेशन कितना क्रिएट होगा, m, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट नहीं करे, ठीक है, तो कह सकते हो कि इसको काइनेटिक इधर दिए हो, फोर्स इधर लग रहा है तो इसका ट्रेजेक्टरी ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और यहां पर ये कंडीशन अगर मेंटेन करना हो कि जस्ट ये यहां इसको टच करते हुए निकल जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो हाइट होगा ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। चलिए समझिए, ये इसका मैक्सिमम हाइट क्यों होगा, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम हाइट नहीं होता, मान लो इसके बाद अगर मैक्सिमम हाइट होता है तो अगर इस जस्ट टच करने वाले पर अगर मैक्सिमम हाइट नहीं है तो आगे जाके कहीं हिट कर जाता है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मतलब मान लो कि अगर ये कहते कि तुम प्लेट को यहाँ स्ट्राइक करता और मैक्सिमम हाइट यहाँ होता है तब तक तो प्लेट को हिट ही कर जाता है, जबकि कर प्लेट को हिट नहीं कर, जस्ट टच करते हुए निकल जा रहा है। दैट मीन्स ये जो पॉइंट होगा इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा, क्लियर, इसलिए ये वाला हाइट कितना दिखा रहा है, कैपिटल एच। तो आपको पता है मैंने अभी कंडीशन बताया था कि अगर हीट नहीं करेगा उसका कंडीशन या लॉजिकल कंडीशन क्या लिख सकते हो कि ये जो एच आएगा दिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू डी, या जस्ट इक्वल टू डी आ जाएगा। क्यों इक्वल टू डी आएगा, क्योंकि जस्ट वाला कंडीशन लग गया तो इक्वल ले लिए, ये एच किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। आप सोचो एच का वैल्यू कितना होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g का मतलब 2g का मतलब यहां से एक्सेलरेशन निकालो QE बाई m, ठीक है, इक्वल्स टू डी। अच्छा स्पीड नहीं गिवन है, स्पीड नहीं गिवन है तो काइनेटिक तो हम लोग जानते ही हैं, काइनेटिक कितना होता है k हाफ m वी नॉट स्क्वायर, तो स्पीड यहाँ से निकल जाएगा, वी नॉट कितना हो जाएगा 2k बाई m, वी नॉट स्क्वायर 2k बाई m आ जाएगा, इसको इसमें पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर निकालिए, क्योंकि गिवन था वी नॉट नहीं गिवन था, तो यहाँ से आ जाएगा 2k बाई m, ये वी नॉट स्क्वायर, साइन थीटा कितना है 45 डिग्री है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 2 QE बाई m लिख सकते हैं इक्वल्स टू डी, m कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा k साइन 45 1/2 उसका स्क्वायर तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2, तो k बाई QE और ये 1/2 इक्वल्स टू डी। देयरफॉर क्या चाहिए था हम लोग को, पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, देयरफॉर इक्वेशन हम लोग को कौन सा मिल गया, k 2QE इक्वल्स टू डी, देयरफॉर E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा k 2QD, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया। यही तो पूछा था, ऑप्शन कौन सा होगा 2QD, ये वाला, ठीक है। तो देखो इस तरह का सम्स बहुत पूछता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में अच्छे क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके सम्स को बनाया जाता है। तो ये सम्स भी क्या था, मैकेनिक्स का कंसेप्ट प्लस आपका इलेक्ट्रोस्टैट का, तो एक अच्छा सम्स बन गया, ठीक है।
एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है, और इस क्वेश्चन को आप अगले वीडियो क्लास के पहले इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि या उसका फ़ोटो आप जरूर सेंड कर देना, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप सही से नोट कर लेना, और ये इसका आंसर है और ये इसका एक डायग्राम है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लिख लेना सही से, ठीक है। और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पर आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।